तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लड डायमंड नाम की उस मूवी के बारे में जो कि हमें 2002 में देखने को मिली। दोस्तों ये पुरानी मूवी है, लेकिन आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस मूवी के लिए कमेंट किया था, तो मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आया हूँ। आप भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अब उसके बारे में हम सारी कुछ जानकारी आपको बताएंगे। इसकी रेटिंग रह चुकी है 10 में से 8 की, और एक जैसे रेड टमाटोज़ की रेटिंग की बात की जाए तो 89% की बहुत बढ़िया इसकी रेटिंग थी। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ब्लड डायमंड 2006 की अमेरिकी राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एडवर्ड ज्विग द्वारा निर्देशित और सहनिर्मित है और इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेनिफर कोनेली और जिमोन हॉसो ने अभिनय किया है। शीर्षक रक्त हीरे को संदर्भित करता है, जो युद्ध क्षेत्रों में खनन किए गए हीरे हैं और संघर्षों को वित्तपोषित करने के लिए बेचे जाते हैं, और इससे दुनिया भर के सरदारों और हीरा कंपनियों को लाभ होता है। 1991 से 2002 के सिएरा लियोन गृह युद्ध के दौरान स्थापित यह फिल्म सरकारी वफादारों और विद्रोही ताकतों के बीच संघर्ष से टूटे हुए देश को दर्शाती है। यह उस युद्ध के कई अत्याचारों को भी चित्रित करता है, जिसमें आगामी चुनावों में मतदान करने से हतोत्साहित करने के लिए विद्रोहियों द्वारा नागरिकों के हाथ काटना भी शामिल है। फिल्म का अंत, जिसमें रक्तहीरे के संबंध में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, 2000 में किम्बरली, दक्षिण अफ्रीका में हुई एक ऐतिहासिक बैठक को संदर्भित करता है। इससे किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना का विकास हुआ, जिसने कच्चे हीरे की उत्पत्ति को प्रमाणित करने की मांग की। विवादित हीरों के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए हीरे तब से प्रमाणन योजना को अधिकतर अप्रभावी मानकर छोड़ दिया गया है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें डिकैप्रियो और हाउंसो के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। फिल्म ने दुनिया भर में $171 मिलियन की कमाई की और 5 ऑस्कर नामांकन प्राप्त किए, जिसमें डिकैप्रियो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और हाउंसो के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शामिल थे। डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उस वर्ष द डिपार्टेड के लिए भी उसी श्रेणी में नामांकित किया गया था। इसके अलावा डिकैप्रियो और हॉसो को 13वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में अग्रणी भूमिका में उत्कृष्ट पुरुष अभिनेता और सहायक भूमिका में उत्कृष्ट पुरुष अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। कथानक 1999 में सिएरा लियोन गृहयुद्ध से तबाह हो गया। क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा ग्रामीण इलाकों को आतंकित करता है और हीरे की खेती के लिए कई स्थानीय लोगों को गुलाम बनाता है, जो उनके तेजी से सफल युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित करता है। शेंग के एक मेंढे मछुआरे सोलोमन वैंडी, जिमोन हॉसो, को उसके परिवार से अलग कर दिया गया है और उसे एक क्रूर सरदार कैप्टन पॉइजन, डेविड हरवुड, की देखरेख में एक कार्यबल को सौंपा गया है। एक नदी में खनन करते समय वैंडी को एक विशाल गुलाबी हीरा मिलता है। कैप्टन पॉइजन पत्थर लेने की कोशिश करता है, लेकिन सरकारी सैनिकों द्वारा क्षेत्र पर अचानक छापा मारा जाता है। पकड़े जाने से पहले वैंडी ने पत्थर गाड़ दिया। वैंडी और पॉइजन को डैनी आर्चर, लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ फ्रीटाउन में कैद किया गया है, जो एक सफेद रोडेशियन बंदूकधारी और सीमा युद्ध के अनुभवी हैं, जिन्हें लाइबेरिया में हीरे की तस्करी की कोशिश के लिए जेल में डाल दिया गया था। ये हीरे एक भ्रष्ट दक्षिण अफ्रीकी खनन कार्यकारी रूडोल्फ वान डी काप के लिए थे। जेल में गुलाबी हीरे के बारे में सुनकर आर्चर अपने और वैंडी की रिहाई की व्यवस्था करता है। वह अपने नियोक्ता से मिलने के लिए केप टाउन जाता है। कर्नल कोएटजी, अर्नोल्ड वोस्लू, एक अफ्रीकनेर जो पहले रंगभेद युग के दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल, जिसके तहत आर्चर ने 32 बटालियन में भी काम किया था, के साथ काम किया था, जो अब एक निजी सैन्य कंपनी की कमान संभालता है। आर्चर हीरा चाहता है ताकि वह इसे वैंडी काप को बेच सके और सेवानिवृत्त हो सके, लेकिन कोएटजी इसे आर्चर के असफल तस्करी मिशन के मुआवजे के रूप में चाहता है। आर्चर सिएरा लियोन लौटता है, वैंडी का पता लगाता है और उसे अपने परिवार को ढूंढने में मदद करने की पेशकश करता है यदि वह हीरे को पुनर्प्राप्त करने में मदद करेगा। आरयूएफ ने फ्रीटाउन पर विजय प्राप्त कर ली है, जबकि वैंडी के बेटे दिया, कैगिसो क्वेपर्स, को एक मुक्त कैप्टन पॉइजन के तहत एक बाल सैनिक के रूप में सेवा करने के लिए पकड़ लिया गया है। आर्चर और वैंडी बाल बाल बचकर लुंगी पहुंच जाते हैं, जहां वे अमेरिकी पत्रकार मैडी बोवेन, जेनिफर कोनेली की मदद से कोनो पहुंचने की योजना बनाते हैं। बदले में आर्चर अवैध हीरे के व्यापार का सबूत मुहैया कराता है। मैडी वेंडी को गिनी के एक शरणार्थी शिविर में उसके बचे हुए परिवार का पता लगाने में मदद करता है। आखिरकार तीनों एक कष्टदायक यात्रा के बाद कोनो पहुंचते हैं, जहां कोएटजी और उसकी निजी सेना सिएरा लियोन सरकार द्वारा अनुबंधित विद्रोही हमले को विफल करने की तैयारी करती है।
जबकि मैडी अपनी कहानी के साथ बाहर निकलती है, दोनों व्यक्ति कैप्टन पॉइजन के शिविर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां आरयूएफ गैरिसन में तैनात दिया का सामना वैंडी से होता है, लेकिन ब्रेन वॉश होने के कारण वह अपने पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। आर्चर रेडियो से साइट के निर्देशांक कोएजी को भेजता है, जो शिविर पर संयुक्त हवाई और जमीनी हमले का निर्देश देता है। वैंडी को कैप्टन पॉइजन मिलता है और भाड़े के सैनिक आरयूएफ रक्षकों पर हावी हो जाते हैं और उसे फावड़े से पीट कर मार डालते हैं। इसके बाद कोएजी वैंडी को हीरा तैयार करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन आर्चर उसे मार देता है, जिसे पता चलता है कि कोएजी अंततः उन दोनों को मार डालेगा। दिया ने कुछ देर के लिए जोड़े को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया, लेकिन वैंडी ने फिर से उसका सामना किया और अपने पारिवारिक बंधन को नवीनीकृत किया। प्रतिशोधी भाड़े के सैनिकों द्वारा पीछा किए जाने पर आर्चर ने खुलासा किया कि वह घातक रूप से घायल हो गया है और पत्थर को वैंडी को सौंप देता है और उससे कहता है कि वह इसे अपने परिवार के लिए ले जाए। वैंडी और उसका बेटा आर्चर के पायलट से मिलते हैं, जो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, जबकि आर्चर मैडी को अंतिम फोन करता है। वे अंतिम विदाई देते हैं क्योंकि वह उससे वैंडी की सहायता करने के लिए कहता है और उसे अपना लेख समाप्त करने की अनुमति देता है। मरने से पहले आर्चर अंततः सुंदर अफ्रीकी परिदृश्य का आनंद लेता है। वैंडी लंदन पहुंचती है और वैन डे काप प्रतिनिधि से मिलती है। वह गुलाबी हीरे को बड़ी रकम के बदले में बदलता है और अपने पूरे परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है। मैडी ने हीरे के व्यापार पर अपने लेख में वैंडी काप के आपराधिक कार्यों को उजागर करने के लिए सौदे की तस्वीरें लीं। वैंडी किम्बरली में ब्लड डायमंड्स पर एक सम्मेलन में अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित होती है और खड़े होकर उसका स्वागत किया जाता है। कास्ट करें: डैनी आर्चर के रूप में लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैडी बोवेन के रूप में जेनिफर कोनेली, सोलोमन वैंडी के रूप में जिमोन हॉन्सॉ, दिया वैंडी के रूप में कैगिसो क्वेपर्स, अर्नोल्ड वोस्लू कर्नल कोएजी के रूप में, कॉर्डेल ब्राउन के रूप में एंटनी कोलमैन, जस्सी वैंडी के रूप में बेनू मबेना, लुकोला का एनेंडा वैंडी के रूप में अभिषेक, डेविड हरवुड कैप्टन पॉइजन के रूप में, बेंजामिन कपाने के रूप में बेसिल वालेस, नबील के रूप में जिमी मिस्त्री, रूपर्ट सिमंस के रूप में माइकल शीन, रुडोल्फ वैन डे काप के रूप में मारियस वियर्स, पत्रकार के रूप में जोनाथन पियनार, स्टीफन कोलिंस राजदूत वॉकर के रूप में, एमेड के रूप में एंटारे मवाइन, कमांडर रेम्बो के रूप में एटो ए सांडो, ट्रूप लीडर के रूप में टोनी कगोरोगे। उत्पादन: चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम ओकावांगो था। 4. यह कहानी वर्षों तक स्टूडियो में विकास के फेर में फंसी रही, लेकिन निर्माता पाउला वेनस्टीन और गिलियन गोरफिल ने आखिरकार एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला किया। 4. लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। 5. उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बियर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बियर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। 5. पाउला विंस्टीन लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुईं, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एड ज्विक और मार्शल हर्स्कोविच को काम पर रखा। जब तक उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर ली, ज्विक को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म का निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। 6. रोटेन टोमाटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 है। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है, ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। 7. मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारित औसत स्कोर 100 में से 64 है, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 8. सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए से एफ के पैमाने पर ए ग्रेड दिया। 9. यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों वाले सीजन में एक रत्न कहा। पुइग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा है। 10. द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है,
उनका काम इस साल द डिपार्टेड में उनके प्रदर्शन के लगभग बराबर है। 11 सिएटल पोस्ट इंटेलिजेंसर के विलियम अर्नोल्ड ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा, ज्विक की कथा कौशल हमें कहानी से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी के उत्पादन मूल्य और स्थानों का कल्पनाशील उपयोग, इसे मोजाम्बिक में शूट किया गया था, देते हैं। फिल्म एक रोमांचक दायरा और महाकाव्य स्वीप है। 12 एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और थपथपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। 13 न्यूयॉर्क पत्रिका के डेविड एडेलस्टीन ने पाया कि फिल्म उनकी अपेक्षाओं से अधिक है, यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है। आप हमेशा जानते हैं कि यह कहाँ जा रही है और क्यों। व्यावसायिक रूप से कहें तो यह वहां जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि यह कितना अच्छा है। ब्लड डायमंड है। मुझे लगता है यही आश्चर्य है। 14 द वाशिंगटन पोस्ट के एन हॉर्नरे ने भी ब्लड डायमंड और द डिपार्टेड उसी वर्ष रिलीज दोनों में डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस वर्ष उनके विकास में बड़ा उछाल आया है। उन्होंने पूरी फिल्म को असामान्य रूप से स्मार्ट, मनोरंजक पॉपकॉर्न फ्लिक कहा। 15 रिव्यूज के जेम्स बेरार्डिनेली ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार देते हुए कहा, यह लियोनार्डो डिकैप्रियो का एक ठोस प्रदर्शन है जो इस तरह की गंभीर भूमिका में विकसित हुए हैं और द डिपार्टेड में अंधेरे पक्ष पर नृत्य करते हुए देखे जाने के बाद अधिक विश्वसनीय है। 16 स्लेट पत्रिका के डाना स्टीवंस ने लिखा, ब्लड डायमंड एक संख्या आधारित संदेश चित्र है, निश्चित रूप से, लेकिन निर्देशक एडवर्ड ज्विक इतने कुशल कलाकार हैं कि गति कभी धीमी नहीं होती। पीछा करने वाले दृश्य रोमांचित करते हैं और युद्ध के दृश्य बीमार कर देते हैं, और अगर यह दर्शकों को क्रिसमस के लिए अपनी प्रेमिकाओं को कड़ी मेहनत से प्राप्त बर्फ का टुकड़ा खरीदने के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर करता है तो और भी अच्छा होगा। 17 द बोस्टन ग्लोब के टाय बूर ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देने के बाद कहा, वकालत मनोरंजन शैली में एक प्रविष्टि के रूप में जिसमें ग्लैमरस फिल्म सितारे हमारा ध्यान कम भाग्यशाली लोगों की दुर्दशा की ओर लाते हैं, ब्लड डायमंड है। 2003 की हास्यास्पद बियॉन्ड बॉर्डर्स से बेहतर, जबकि पिछले साल की द कॉन्स्टेंट गार्डनर के आगे स्पष्ट दिख रही है। 18 फिल्म थ्रेट के पीट वॉन्डर हार ने फिल्म को मिश्रित समीक्षा देते हुए कहा, यह एक उचित मनोरंजक एक्शन फिल्म है और ज्विक हिंसा या युद्ध की भयावहता को चित्रित करने से नहीं कतराते हैं, लेकिन एक सामाजिक बयान के रूप में यह थोड़ा कम पड़ जाता है और पन्ने वैसे भी अधिक सुंदर होते हैं। 19 द ऑस्टिन क्रॉनिकल के मार्क सावलोव ने भी फिल्म को मिश्रित समीक्षा दी। हालांकि फिल्म कभी भी भावनात्मक शिखर तक नहीं पहुंचती है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर जाना चाहती है। ज्विक की फिल्म अभी भी आपके 3 महीने का वेतन बचाने में सक्षम है। 20 वॉन्डर हार और सावलोव की तरह विलेज वॉयस के नाथन ली ने भी फिल्म को मिश्रित समीक्षा दी, जिसमें सुझाव दिया गया कि डी बियर्स आराम कर सकते हैं। ब्लड डायमंड से भड़का एकमात्र आक्रोश उन लोगों में से नहीं होगा जो इस बात की चिंता करते हैं कि कहाँ उनके आभूषण आए, लेकिन दर्शक आसान राजनीति और खराब कहानी कहने से नाराज थे। 21 द एवी क्लब के स्कॉट टोबियास ने फिल्म को सी ग्रेड दिया। ज्विक्स ग्लोरी और द लास्ट समुराई की तरह ब्लड डायमंड वास्तव में उत्तेजक और कलात्मक रूप से चंचल होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण फिल्म बनने का प्रयास करता है। 22 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने फिल्म की नकारात्मक समीक्षा करते हुए तर्क दिया कि निर्देशक एडवर्ड ज्विक ने एक बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं वह एक अच्छी फिल्म बनाना भूल गए। 23 बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन। ब्लड डायमंड 8 दिसंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 1910 सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। 2 फिल्म अपने शुरुआती सप्ताहांत में 8,648,324 की कमाई के साथ 5वें स्थान पर रही, प्रति थिएटर औसत $4,527 के साथ। 24 फिल्म की 5 दिनों की कमाई 10,383,962 थी। 25 फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में गिरकर 7 पर आ गई और अपने पहले सप्ताहांत से 24.6% की गिरावट के साथ 6,517,471 की कमाई की और प्रति थिएटर औसत $3,412 था। 26 अपने तीसरे सप्ताहांत तक यह और भी गिरकर 12 पर आ गया और 126,379 की कमाई की, जिसका प्रति थिएटर औसत $1,628 था। 27 ब्लड डायमंड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 57,377,916 और विदेशों में 114,029,263 की कमाई की। कुल मिलाकर
फिल्म ने दुनिया भर में 171, 407, 179 की। एडवर्ड एम. ज्विक, जन्म 8 अक्टूबर 1952, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्होंने मुख्य रूप से कॉमेडी, ड्रामा और महाकाव्य ऐतिहासिक फिल्म शैलियों में काम किया है और उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत कॉमेडी अबाउट लास्ट नाइट 1986 से की, इसके बाद ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, करेज अंडर फायर 1996, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और अवज्ञा 2008। उनकी बाद की फिल्मों में लव एंड अदर ड्रग्स 2010, पॉर्न सैक्रिफाइस 2014 और जैक रीचर नेवर गो बैक 2016 शामिल हैं। उन्होंने निर्माता के रूप में शेक्सपियर इन लव 1998 के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र का अकादमी पुरस्कार जीता। वह 1987 से 1991 तक एबीसी फैमिली ड्रामा सीरीज 30 समथिंग और 1999 से 2002 तक वंस एंड अगेन के सहनिर्माता भी हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज्विक का जन्म 8 अक्टूबर 1952 को शिकागो, इलिनोइस में एक यहूदी परिवार में रूथ एलेन, नी रीच और एलन ज्विक के बेटे के रूप में हुआ था। 1, 2, 3, 4 उन्होंने न्यू ट्रायर हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1974 में हार्वर्ड से एबी प्राप्त किया और 1975 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए एएफआई कंजर्वेटरी में दाखिला लिया। एक उपनाम और पेशा साझा करने के बावजूद एडवर्ड का साथी निर्देशक जोएल ज्विक से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने 1982 से अभिनेत्री लिबर्टी गॉर्शेल से शादी की है और उनके 2 बड़े बच्चे हैं। 4. कैरियर। उनकी फिल्मों में ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, द सीड्स 1998, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और डिफेंस 2008 शामिल हैं। मार्शल हर्स्कोविच के साथ ज्विक द बेडफोर्ड फॉल्स कंपनी नामक एक फिल्म निर्माण कंपनी चलाते हैं, फ्रैंक कैप्रा की इट्स अ वंडरफुल लाइफ में दिखाए गए शहर के नाम से प्रेरित। इस कंपनी ने ट्रैफिक और शेक्सपियर इन लव जैसी उल्लेखनीय फिल्में और टीवी शो 30 समथिंग, रिलेटिविटी, वंस एंड अगेन और माई सो कॉल्ड लाइफ का निर्माण किया है। ज्विक के काम ने कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं, जिनमें एक निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार और उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, सीमित श्रृंखला में उत्कृष्ट लेखन और उत्कृष्ट नाटकीय विशेष शामिल है। वह शेक्सपियर इन लव के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। उन्हें ट्रैफिक के लिए भी इसी श्रेणी में नामांकित किया गया था। उन्हें कई गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। 2024 में ज्विक ने अपना संस्मरण हिट्स, फ्लॉप्स एंड अदर इल्यूजन्स माई 40 समथिंग ईयर्स इन हॉलीवुड जारी किया। 5. फिल्मोग्राफी। एडवर्ड एम. ज्विक, जन्म 8 अक्टूबर 1952, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्होंने मुख्य रूप से कॉमेडी, ड्रामा और महाकाव्य ऐतिहासिक फिल्म शैलियों में काम किया है और उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत कॉमेडी अबाउट लास्ट नाइट 1986 से की, इसके बाद ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, करेज अंडर फायर 1996, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और अवज्ञा 2008। उनकी बाद की फिल्मों में लव एंड अदर ड्रग्स 2010, पॉर्न सैक्रिफाइस 2014 और जैक रीचर नेवर गो बैक 2016 शामिल हैं। उन्होंने निर्माता के रूप में शेक्सपियर इन लव 1998 के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र का अकादमी पुरस्कार जीता। वह 1987 से 1991 तक एबीसी फैमिली ड्रामा सीरीज 30 समथिंग और 1999 से 2002 तक वंस एंड अगेन के सहनिर्माता भी हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज्विक का जन्म 8 अक्टूबर 1952 को शिकागो, इलिनोइस में एक यहूदी परिवार में रूथ एलेन, नी रीच और एलन ज्विक के बेटे के रूप में हुआ था। 1, 2, 3, 4 उन्होंने न्यू ट्रायर हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1974 में हार्वर्ड से एबी प्राप्त किया और 1975 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए एएफआई कंजर्वेटरी में दाखिला लिया। एक उपनाम और पेशा साझा करने के बावजूद एडवर्ड का साथी निर्देशक जोएल ज्विक से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने 1982 से अभिनेत्री लिबर्टी गॉर्शेल से शादी की है और उनके 2 बड़े बच्चे हैं। 4. कैरियर। उनकी फिल्मों में ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, द सीड्स 1998, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और डिफेंस 2008 शामिल हैं। मार्शल हर्स्कोविच के साथ ज्विक द बेडफोर्ड फॉल्स कंपनी नामक एक फिल्म निर्माण कंपनी चलाते हैं, फ्रैंक कैपरा की इट्स अ वंडरफुल लाइफ में दिखाए गए शहर के नाम से प्रेरित। इस कंपनी ने ट्रैफिक और शेक्सपियर इन लव जैसी उल्लेखनीय फिल्में और टीवी शो 30 समथिंग, रिलेटिविटी, वंस एंड अगेन और माई सो कॉल्ड लाइफ का निर्माण किया है। ज्विक के काम ने कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं, जिनमें एक निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार और उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, सीमित श्रृंखला में उत्कृष्ट लेखन और उत्कृष्ट नाटकीय विशेष शामिल हैं। वह शेक्सपियर इन लव के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। उन्हें ट्रैफिक के लिए भी इसी श्रेणी में नामांकित किया गया था। उन्हें कई गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। 2024 में ज्विक ने अपना संस्मरण हिट्स, फ्लॉप्स एंड अदर इल्यूजन्स माई 40 समथिंग ईयर्स इन हॉलीवुड जारी किया। 5. फिल्मोग्राफी। मार्शल श्रेबर हर्स्कोविच, जन्म 23 फरवरी 1952, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं और वर्तमान में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के एमेरिटस अध्यक्ष हैं। उनकी प्रस्तुतियों में ट्रैफिक, द लास्ट समुराई, ब्लड डायमंड और आई एम सैम शामिल हैं। हर्स्कोविच ने 2 फीचर फिल्मों, जैक द बियर और डेंजरस ब्यूटी का निर्देशन किया है। हर्स्कोविच टेलीविजन शो 30 समथिंग, माई सो कॉल्ड लाइफ और वंस एंड अगेन के निर्माता और कार्यकारी निर्माता थे और उन्होंने तीनों श्रृंखलाओं के कई एपिसोड भी लिखे और निर्देशित किए। जीवन और कैरियर। हर्स्कोविच का जन्म फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था, जो फ्रीडा, नी श्रेबर और अलेक्जेंडर हर्स्कोविच के पुत्र थे। 1. उनका परिवार यहूदी है। 2. उनकी शादी 1981 से 1993 तक पटकथा लेखक सुसान शिलिडे से हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं। हर्स्कोविच ने 2015 में लैंड्री मेजर से शादी की। हर्स्कोविच लंबे समय से फिल्म उद्योग के सबसे सक्रिय और भावुक पर्यावरणविदों में से एक रहे हैं। 3. वह द क्लाइमेट मोबिलाइजेशन के सलाहकार बोर्ड में कार्यरत हैं, जो एक जमीनी स्तर का वकालत समूह है जो 100% स्वच्छ ऊर्जा और शुद्ध शून्य के लक्ष्य के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घरेलू स्तर पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय आर्थिक लामबंदी का आह्वान करता है। 2025 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। 4. पुरस्कार। 30 समथिंग ने कई प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते, जिसमें 1988 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज भी शामिल है। उस वर्ष इसने एक एपिसोड के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लेखन का पुरस्कार भी जीता, जिसे हर्स्कोविच ने पॉल हैगिस के साथ सहलिखा था। इस शो को उस वर्ष गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार भी मिला। हर्स्कोविच को श्रृंखला में उनके काम के लिए राइटर्स गिल्ड और डायरेक्टर्स गिल्ड दोनों द्वारा सम्मानित किया गया था। ट्रैफिक को 2001 में 73वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। वंस एंड अगेन को गोल्डन ग्लोब्स में 1999 की सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए नामांकित किया गया था। लियोनार्डो विल्हेम डिकैप्रियो बटा DIKAEPRIO D- बटा इतालवी DIKAPRJO, जन्म 11 नवंबर 1974, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। जीवनी और पीरियड फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाले उन्हें कई प्रशंसाएं मिली हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल हैं। 2019 तक उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में $7.2 बिलियन से अधिक की कमाई की है और उन्हें दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की वार्षिक रैंकिंग में 8 बार रखा गया है। लॉस एंजल्स में जन्मे डिकैप्रियो ने 1980 के दशक के अंत में टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत की। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें सिटकॉम पेरेंटहुड जैसे विभिन्न टेलीविजन शो में आवर्ती भूमिकाएं मिलीं और दिस बॉयज लाइफ 1993 में लेखक टोबियास वोल्फ के रूप में उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका थी। हार्ट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप 1993 में एक विकासात्मक रूप से विकलांग लड़के के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और उनका पहला अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिला। डिकैप्रियो ने स्टारक्रॉस रोमांस रोमियो प्लस जूलियट 1996 और टाइटैनिक
1997 के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम हासिल किया। बाद में उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के बाद उन्होंने कुछ वर्षों के लिए अपना काम का बोझ कम कर दिया। एक रोमांटिक नायक की अपनी छवि को त्यागने के प्रयास में डिकैप्रियो ने अन्य शैलियों में भूमिकाएं मांगी, जिनमें 2002 के अपराध नाटक कैच मी इफ यू कैन और गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क शामिल हैं। उत्तरार्ध ने निर्देशक मार्टिन स्कोर्सेसे के साथ उनके कई सफल सहयोगों में से पहला सहयोग किया। डिकैप्रियो को बायोपिक द एविएटर 2004, राजनीतिक थ्रिलर ब्लड डायमंड 2006, क्राइम ड्रामा द डिपार्टेड 2006 और रोमांटिक ड्रामा रिवॉल्यूशनरी रोड 2008 में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिलती रही। बाद में उन्होंने पर्यावरण संबंधी वृत्तचित्र बनाए और कई हाई प्रोफाइल निर्देशकों की सफल परियोजनाओं में अभिनय किया, जिनमें एक्शन थ्रिलर इंसेप्शन 2010, वेस्टर्न जैंगो अनचेंड 2012, बायोपिक द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट 2013, सर्वाइवल ड्रामा द रेवेनेंट शामिल हैं। 2015, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता, कॉमेडी ड्रामा वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड 2019 और डोंट लुक अप 2021 और क्राइम ड्रामा किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 2023। डिकैप्रियो एपियन वे प्रोडक्शंस के संस्थापक हैं, एक प्रोडक्शन कंपनी जिसने उनकी कुछ फिल्में और वृत्तचित्र श्रृंखला ग्रीन्सबर्ग 2008 से 2010 बनाई है, और लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन एक गैरलाभकारी संगठन है जो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत, वह नियमित रूप से धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करते हैं। 2005 में कला में उनके योगदान के लिए उन्हें ऑड्रे डेस आर्ट्स 8 डेस लेटरेस का कमांडर नामित किया गया था, और 2016 में वह टाइम पत्रिका के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए। एम्पायर द्वारा 2022 के पाठकों के सर्वेक्षण में डिकैप्रियो को सर्वकालिक 50 महानतम अभिनेताओं में से एक चुना गया था। प्रारंभिक जीवन और अभिनय पृष्ठभूमि। लियोनार्डो विल्हेम डिकैप्रियो का जन्म 11 नवंबर 1974 को लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। वह एक कानूनी सचिव इरमेलिन इंडेनबर्केन और एक भूमिगत कॉमिक्स कलाकार और वितरक जॉर्ज डिकैप्रियो की एकमात्र संतान है। वे कॉलेज जाते समय मिले और स्नातक होने के बाद लॉस एंजिल्स चले गए। 3 उनकी मां जर्मन है और उनके पिता इतालवी और जर्मन मूल के हैं। 4 उनके नाना विल्हेम इंडेनबर्केन जर्मन थे। 5 और उनकी नानी हेलेन इंडेनबर्केन जर्मनी में रहने वाली एक रूसी आप्रवासी थी। 6 डिकैप्रियो का पालनपोषण कैथोलिक रूप में हुआ। 7 सूत्रों ने झूठा दावा किया है कि उनकी नानी का जन्म ओडेसा, यूक्रेन में हुआ था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि डिकैप्रियो का यूक्रेनी मूल का कोई रिश्तेदार या विरासत है। 8 डिकैप्रियो के माता-पिता ने उनका नाम लियोनार्डो रखा क्योंकि उनकी गर्भवती मां ने पहली बार उन्हें लात मारते हुए महसूस किया था जब वह इटली के फ्लोरेंस में उफीजी संग्रहालय में लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग देख रही थी। 9 जब डिकैप्रियो 1 वर्ष के थे तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया क्योंकि उनके पिता को किसी अन्य महिला से प्यार हो गया और वे चले गए। 11 उन्हें एक साथ पालने के लिए उनके माता-पिता लॉस एंजिल्स के इको पार्क में एक साझा बगीचे के साथ जुड़वां कॉटेज में चले गए। 12 डिकैप्रियो के पिता अपनी प्रेमिका और उसके बेटे एडम फ्रार के साथ रहते थे, जिनके साथ डिकैप्रियो का घनिष्ठ संबंध बन गया। 13 डिकैप्रियो और उनकी मां बाद में लॉस फेलिस जैसे अन्य पड़ोस में चले गए। 14 उन्होंने अपने माता-पिता को शब्द के हर अर्थ में बोहेमियन और उन लोगों के रूप में वर्णित किया है जिन पर मैं दुनिया में सबसे अधिक भरोसा करता हूं। 15 डिकैप्रियो ने कहा है कि वह वेश्यावृत्ति, अपराध और हिंसा से ग्रस्त पड़ोस में गरीबों में पले बढ़े हैं। 16 4 साल तक लॉस एंजिल्स सेंटर फॉर एनरिच्ड स्टडीज और बाद में सीड्स एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला लेने के बाद उन्होंने जॉन मार्शल हाई स्कूल में दाखिला लिया। 18 डिकैप्रियो को पब्लिक स्कूल पसंद नहीं था और वे इसके बजाय अभिनय की नौकरियों के लिए ऑडिशन देना चाहते थे। 16 बाद में उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया और अंततः सामान्य समकक्ष डिप्लोमा हासिल किया। 19 बचपन में डिकैप्रियो या तो समुद्री जीव विज्ञानी या अभिनेता बनना चाहते थे। अंततः उन्होंने बाद वाले का पक्ष लिया। उन्हें पात्रों का प्रतिरूपण करना और लोगों की नकल करना पसंद था और अपने अभिनय पर लोगों की प्रतिक्रिया देखकर उन्हें आनंद आता था। 20 डिकैप्रियो के अनुसार प्रदर्शन में उनकी रुचि 2 साल की उम्र में शुरू हुई जब वह एक प्रदर्शन समारोह में मंच पर गए और भीड़ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर सहजता से नृत्य किया। 21
वह अभिनय सीखने के लिए भी प्रेरित हुए जब एक टेलीविजन विज्ञापन में फर्रार की उपस्थिति से उन्हें $50,000 की कमाई हुई। 22 डिकैप्रियो ने साक्षात्कारों में कहा है कि उनकी पहली टेलीविजन उपस्थिति बच्चों की श्रृंखला रोम्पर रूम में थी और विघटनकारी होने के कारण उन्हें शो से बर्खास्त कर दिया गया था। शो के होस्ट ने इस बात से इनकार किया है कि किसी भी बच्चे को इस तरह से शो से हटाया गया है। 14 साल की उम्र में वह मैचबॉक्स कारों के कई विज्ञापनों में दिखाई देने लगे, जिसे वे अपनी पहली भूमिका कहते हैं। 23 डिकैप्रियो बाद में क्राफ्ट सिंगल्स, बबल यम और एप्पल जैक्स के विज्ञापनों में दिखाई दिए। 25 1989 में उन्होंने टेलीविजन शो द न्यू लस्सी के 2 एपिसोड में ग्लेन की भूमिका निभाई। 26 अपने करियर की शुरुआत में डिकैप्रियो को एक एजेंट ढूंढने में कठिनाई हुई। जब उन्हें एक मिला तो एजेंट ने अमेरिकी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए डिकैप्रियो को अपना नाम बदलकर लेनी विलियम्स रखने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने करने से इनकार कर दिया। 27 डिकैप्रियो 1.5 साल तक बेरोजगार रहे, हालांकि उनके पास 100 ऑडिशन थे। सफलता की इस कमी के बाद डिकैप्रियो अभिनय छोड़ने जा रहे थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें दृढ़ रहने के लिए मनाया। अपने पिता से प्रेरित होकर और वित्तीय सुरक्षा की संभावना से उन्होंने ऑडिशन देना जारी रखा। एक प्रतिभा एजेंट के बाद, जो उनकी मां के दोस्त को जानता था, ने कास्टिंग निर्देशकों को उनकी सिफारिश की। डिकैप्रियो ने लगभग 20 विज्ञापनों में भूमिकाएं हासिल की। 28 1990 के दशक की शुरुआत में डिकैप्रियो ने टेलीविजन पर नियमित रूप से अभिनय करना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत द आउटसाइडर्स 1990 के पायलट की भूमिका और सोप ओपेरा सांता बारबरा 1990 के एक एपिसोड से हुई, जिसमें उन्होंने एक किशोर शराबी की भूमिका निभाई। 29 डिकैप्रियो के करियर की संभावनाएं तब बेहतर हुईं जब उन्हें 1989 में इसी नाम की कॉमेडी फिल्म पर आधारित श्रृंखला पेरेंटहुड में लिया गया। एक परेशान किशोर गैरी बकमैन की भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने मूल फिल्म में जोकिन फीनिक्स के प्रदर्शन का विश्लेषण किया। 30 उस वर्ष उनके काम ने उन्हें 12वें यूथ इन फिल्म अवार्ड्स में 2 नामांकन दिलाए, सांता बारबरा के लिए एक डेटाइम सीरीज में सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता और पेरेंटहुड के लिए एक नई टेलीविजन श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता। 31 इस समय के दौरान वह बच्चों के गेम शो फन हाउस में एक प्रतियोगी थे, जिस पर उन्होंने कई स्टंट किए, जिसमें केवल अपने दांतों का उपयोग करके एक छोटे से पूल के अंदर मछली पकड़ना भी शामिल था। 33 आजीविका 1991 से 1996 प्रारंभिक कार्य और सफलता। डिकैप्रियो ने 1991 में कम बजट के हॉरर सीक्वल क्रिटर्स 3 में एक बेईमान जमींदार के सौतेले बेटे के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की, एक भाग जिसे उन्होंने बाद में गोरे बालों के साथ आपका औसत, कोई गहराई नहीं, मानक बच्चा के रूप में वर्णित किया। 34 डिकैप्रियो ने कहा है कि वह क्रिटर्स 3 को याद नहीं करना पसंद करते हैं, इसे संभवतः सभी समय की सबसे खराब फिल्मों में से एक और उस तरह की भूमिका के रूप में देखते हैं जिससे वह भविष्य में बचना चाहते थे। 35 बाद में 1991 में वह सिटकॉम ग्रोइंग पेन्स में एक आवर्ती कलाकार सदस्य बन गए, जिसमें उन्होंने एक बेघर लड़के ल्यूक ब्राउनर की भूमिका निभाई, जिसे शो के केंद्रीय परिवार द्वारा लिया जाता है। 36 सहकलाकार जोआना कर्न्स याद करती हैं कि डिकैप्रियो विशेष रूप से बुद्धिमान और अपनी उम्र के हिसाब से निंदनीय थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सेट पर शरारती और मजाकिया भी थे और अक्सर अपने सहकलाकारों का मजाक उड़ाते थे। 37 युवा महिला दर्शकों को आकर्षित करने के लिए निर्माताओं द्वारा डिकैप्रियो को कास्ट किया गया था, लेकिन उनके आने से शो की रेटिंग में सुधार नहीं हुआ और वह शो के अंत से पहले ही चले गए। 38 उन्हें टेलीविजन श्रृंखला में सहअभिनीत सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता के लिए युवा कलाकार पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 39 1991 में रोजीन के एक एपिसोड में डिकैप्रियो की भी एक अज्ञात भूमिका थी। 40 1992 में डिकैप्रियो की पॉइजन आइवी फिल्म श्रृंखला की पहली किस्त में एक संक्षिप्त भूमिका थी और रॉबर्ट डी नीरो ने उन्हें दिस बॉयज लाइफ में उनके साथ सहकलाकार के लिए 400 युवा अभिनेताओं की एक शॉर्ट लिस्ट में से चुना था। 41 टोबीस वोल्फ के संस्मरण पर आधारित, यह फिल्म एक विद्रोही किशोर, टोबी डिकैप्रियो और उसकी मां एलेन बार्किन और अपमानजनक सौतेले पिता डी नीरो के बीच संबंधों पर केंद्रित है। 23 42 43 निर्देशक माइकल कैटन जोन्स ने कहा कि डिकैप्रियो को नहीं पता था कि सेट पर कैसा व्यवहार करना है। तदनुसार कैटन जोन्स ने एक सख्त सलाह शैली का इस्तेमाल किया, जिसके बाद डिकैप्रियो के व्यवहार में सुधार होने लगा। 37
रोलिंग स्टोन के बिल्गे एबिरी ने पाया कि बार्किन और डिकैप्रियो के बीच के शक्तिशाली बंधन ने फिल्म को ऊपर उठाया। उन्होंने एक विद्रोही किशोर से एक स्वतंत्र युवा व्यक्ति तक उनके चरित्र के जटिल विकास के डिकैप्रियो के चित्रण की प्रशंसा की। 41 दिस बॉयज लाइफ पहली फिल्म थी जिससे उन्हें पहचान मिली। 44 डिकैप्रियो ने व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप 1993 में जॉनी डेप के चरित्र के विकासात्मक रूप से अक्षम भाई की भूमिका निभाई, जो एक बेकार आयोवा परिवार के बारे में एक कॉमेडी ड्रामा था। कैटन जोन्स ने निर्देशक लेसे हॉलस्ट्रॉम को डिकैप्रियो की सिफारिश की, जिन्हें शुरू में संदेह था क्योंकि उन्हें लगता था कि डिकैप्रियो इस भूमिका के लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हॉलस्ट्रॉम ने डिकैप्रियो को सबसे चौकस ऑडिशनी के रूप में उभरने के बाद कास्ट किया। 34-37 अपने चित्रण में प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए डिकैप्रियो ने समान रूप से विकलांग बच्चों और उनके तौर तरीकों का अध्ययन किया और हॉलस्ट्रॉम ने उन्हें अपने स्वयं के शोध किए गए गुणों का उपयोग करके चरित्र बनाने की अनुमति दी। 45 फिल्म को काफी सफलता मिली। 46 19 साल की उम्र में डिकैप्रियो ने राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड पुरस्कार, साथ ही गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया, जिससे वह इस श्रेणी में 7वें सबसे कम उम्र के ऑस्कर नामांकित व्यक्ति बन गए। 47-48 न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचक जेनेट मसलिन ने लिखा, फिल्म में असली शोस्टॉपिंग का मोड़ मिस्टर डिकैप्रियो से आता है, जो आर्नी के कई टिक्स को इतना चौंकाने वाला और जीवंत बनाते हैं कि पहली बार में उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। प्रदर्शन शुरुआत से अंत तक एक तीव्र, हताश करने वाली तीव्रता है। 49 कैरिन जेम्स, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी लिखते हैं, ने दिस बॉयज लाइफ और व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप में अपने प्रदर्शन के बारे में कहा, उन्होंने उन लड़कों की कच्ची, भावनात्मक जरूरत को पूरी तरह से प्राकृतिक और शक्तिशाली बना दिया। 50 1995 में डिकैप्रियो की पहली भूमिका सैम रैमी की वेस्टर्न द क्विक एंड द डेड में थी। जब सोनी पिक्चर्स को डिकैप्रियो की कास्टिंग पर संदेह हुआ, तो सहकलाकार शेरोन स्टोन ने उनका वेतन स्वयं चुकाया। 51 फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन और समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था। 52-53 डिकैप्रियो ने अगली बार बायोपिक द बास्केटबॉल डायरीज में एक किशोर जिम कैरोल, एक नशे की लत वाले हाई स्कूल बास्केटबॉल खिलाड़ी और उभरते लेखक की भूमिका निभाई। 54 उन्होंने कामुक नाटक टोटल एक्लिप्स 1995 में अभिनय किया, जो एक असाधारण प्रदर्शन दिखाने की इच्छा से प्रेरित था, जो उनकी बहुचर्चित शारीरिक अपील के बजाय उनकी अभिनय प्रतिभा पर केंद्रित होगा। 55 एग्निस्का हॉलैंड द्वारा निर्देशित, यह आर्थर रिम्बॉर्ड, डिकैप्रियो और पॉल वेयरलाइन, डेविड थेवलिस के बीच समलैंगिक संबंधों का एक काल्पनिक वर्णन है। डिकैप्रियो को तब कास्ट किया गया जब फिल्मांकन शुरू होने से पहले रिवर फीनिक्स की मृत्यु हो गई। 10 हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से विफल रही, इसे वार्नर आर्काइव कलेक्शन की सूची में शामिल किया गया है, जो वार्नर ब्रदर्स की क्लासिक और प्रतिष्ठित फिल्मों को होम वीडियो पर लाइब्रेरी में रिलीज करता है। 56-57 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की एक समीक्षा में डिकैप्रियो को उनकी पीढ़ी का महान अभिनयवादा कहा गया, लेकिन थेवलिस के सुसंस्कृत ब्रिटिश उच्चारण और डिकैप्रियो के दक्षिणी कैलिफोर्निया ट्वैंग के बीच बेमेल की आलोचना की गई। 58 डिकैप्रियो ने अगली बार बाज लुहरमन की रोमियो प्लस जूलियट 1996 में क्लेयर डेंस के साथ अभिनय किया, जो विलियम शेक्सपियर की रोमांटिक त्रासदी का एक संक्षिप्त आधुनिकीकरण था, जिसने मूल शेक्सपियर संवाद को बरकरार रखा। डिकैप्रियो शुरू में एक और रोमियो और जूलियट रूपांतरण के बारे में अनिश्चित थे, लेकिन अपने पिता के सुझाव पर वह लुहरमन के काम की अधिक बारीकी से जांच करने के लिए सहमत हुए। इसके बाद डिकैप्रियो और लुहरमन ने विचारों के आदान प्रदान के लिए 2 सप्ताह की कार्यशाला बिताई, जिससे सहयोग शुरू हुआ। 59 रोमियो प्लस जूलियट ने डिकैप्रियो को एक प्रमुख हॉलीवुड अभिनेता के रूप में स्थापित किया। फिल्म विद्वान मरे पोमेरेंस के अनुसार, डिकैप्रियो की नई लोकप्रियता ने फिल्म को रिलीज के कुछ ही दिनों बाद लाभदायक बनने में मदद की। 60-61 डिकैप्रियो के शुरुआती कार्यों की समीक्षा करते हुए द गार्जियन के डेविड थॉमसन ने डिकैप्रियो को व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप में एक रहस्योद्घाटन, दिस बॉयज लाइफ में बहुत मार्मिक, द बास्केटबॉल डायरीज में उपयुक्त रूप से हताश और एक महत्वपूर्ण चिंगारी कहा। रोमियो प्लस जूलियट में 62 बाद में डिकैप्रियो को 1997 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर बियर मिला। 63 इसके बाद उन्होंने मार्विन्स रूम 1996 में एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो एक मानसिक आश्रय के लिए प्रतिबद्ध है।
यह दो बिछड़ी हुई बहनों के बारे में एक पारिवारिक नाटक है जो मेरिल स्ट्रीप और डायने कीटन द्वारा निभाई गई है, जो त्रासदी के माध्यम से फिर से जुड़ जाती हैं। उन्होंने स्ट्रीप के चरित्र के परेशान बेटे हैं की भूमिका निभाई। 64 एंटरटेनमेंट वीकली की लिसा श्वार्ज़बाम ने अनुभवी अभिनेत्रियों कीटन और स्ट्रीप के खिलाफ खुद को खड़ा रखने के लिए अत्यधिक प्रतिभाशाली डिकैप्रियो की प्रशंसा की। उन्होंने तीनों को पूर्ण शारीरिक और इतना शक्तिशाली रूप से प्रभावित करने वाला बताया कि आप उनके साथ रहने का आनंद ले सकते हैं। उनकी असाधारण प्रतिभा की उपस्थिति। 65 1997 से 2001 टाइटैनिक और विश्वव्यापी पहचान। लियोमेनिया यहाँ पुनर्निर्देश करता है। डिकैप्रियो ने जेम्स कैमरून की टाइटैनिक में केट विंसलेट के साथ अभिनय करने के लिए बूगी नाइट्स 1997 में विभिन्न सामाजिक वर्गों के सदस्यों की भूमिका को अस्वीकार कर दिया, जो आरएमएस टाइटैनिक की दुर्भाग्यपूर्ण पहली यात्रा के दौरान उसमें प्यार में पड़ जाते हैं। 66 डिकैप्रियो को शुरू में संदेह था, लेकिन अंततः कैमरून ने उन्हें इस भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया। 67 $200 मिलियन से अधिक के उत्पादन बजट के साथ यह फिल्म उस समय के इतिहास में सबसे महंगी थी और इसे रोसारिटो, बाजा कैलिफोर्निया में शूट किया गया था, जहां जहाज की प्रतिकृति बनाई गई थी। 68 69 70 टाइटैनिक उस समय सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने अंततः दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $2.1 बिलियन से अधिक की कमाई की। जैक डॉसन की भूमिका ने डिकैप्रियो को एक सुपरस्टार में बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के बीच तीव्र प्रशंसा पैदा हुई, जिसे लियोमेनिया के रूप में जाना जाने लगा। 73 74 फिल्म ने 11 अकादमी पुरस्कार जीते, किसी भी फिल्म के लिए सबसे अधिक जीत, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर भी शामिल है, लेकिन नामांकन हासिल करने में डिकैप्रियो की विफलता के कारण अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। 200 प्रशंसक। 75 76 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सहित अन्य हाई प्रोफाइल पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 77 द बीच के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक तस्वीर। 2000 में द बीच के लिए एक संवाददाता सम्मेलन में डिकैप्रियो ने 2000 में कहा था, उस पूरी टाइटैनिक घटना के दौरान मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था और दुनिया भर में मेरा चेहरा क्या बन गया था, मैं फिर कभी लोकप्रियता की उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाऊंगा और मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं हासिल करने की कोशिश करने जा रहा हूं। 78 अपने 2015 के रोलिंग स्टोन लेख में एबिरी ने डिकैप्रियो की भूमिका को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने लिखा कि वह और विंसलेट अपनी ईमानदारी को इतनी वास्तविक भावनाओं से भर देते हैं कि उनके बर्बाद प्रेम संबंध में फंसना मुश्किल नहीं है। 41 2008 में वैनिटी फेयर के एक लेखक ने उन्हें हम्फ्री बोगार्ट और इंग्रिड बर्गमैन के बाद हॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित स्क्रीन जोड़ी का लेबल दिया था। 79 2017 में फिल्म को पहली बार देखने के दौरान वॉक्स योगदानकर्ता एलिसा विल्किंसन ने डिकैप्रियो के लड़कों जैसे आकर्षण पर ध्यान दिया और उनके प्रदर्शन को प्राकृतिक और अप्रभावित पाया। 80 टाइटैनिक की सफलता ने डिकैप्रियो को एक किशोर आदर्श और रोमांटिक नायक के रूप में स्थापित कर दिया, एक ऐसी छवि जिससे वह खुद को अलग करना चाहते थे। 74 उन्होंने भूमिकाएं चुनने में अपनी आवाज सुनना सीखने के लिए अपना काम का बोझ कम कर दिया, जिसे वह आगे बढ़ाना चाहते थे। 81 डिकैप्रियो ने वुडी एलन की 1998 की मशहूर व्यंग्यकृति सेलिब्रिटी में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई थी। एबिरी ने डिकैप्रियो को फिल्म की सबसे अच्छी चीज करार दिया। 41 उस वर्ष उन्होंने रांडेल वालेस की द मैन इन द आयरन मास्क में खलनायक राजा लुइस XIV और उसके गुप्त सहानुभूतिशील जुड़वां भाई फिलिप की दोहरी भूमिकाएं निभाईं, जिसमें 1939 की फिल्म के सामान्य तत्व शामिल थे। इसी नाम से और 1929 में डगलस फेयरबैंक्स के साथ एक फिल्म। 83 इसे मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, लेकिन $35 मिलियन के बजट के मुकाबले इसने $180 मिलियन की कमाई की। 84 85 86 एंटरटेनमेंट वीकली के आलोचक ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा कि डिकैप्रियो इस किरदार को निभाने के लिए उतने बूढ़े नहीं दिखते, लेकिन उन्होंने एक शरारती देवदूत के चेहरे के साथ एक तरल और सहज अभिनेता के रूप में उनकी प्रशंसा की। 87 द गार्जियन के एलेक्स वॉन ट्यून्जेलमैन भी अभिनेता के प्रदर्शन से वैसे ही प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने पाया कि फिल्म में उनकी प्रतिभा बर्बाद हो गई। 88 डिकैप्रियो ने 1999 में दोहरी भूमिकाओं के लिए सबसे खराब स्क्रीन जोड़ी का गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार जीता।
89। इसके अलावा 1998 में डिकैप्रियो को $20 मिलियन के कथित वेतन पर अमेरिकन साइको 2000 में अभिनय करने के लिए चुना गया था। फिल्म के निर्देशन पर ओलिवर स्टोन के साथ असहमति के बाद डिकैप्रियो ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और इसके बजाय द बीच में मुख्य भूमिका निभाई। 90। एलेक्स गारलैंड के 1996 के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने एक बैकपैकिंग अमेरिकी पर्यटक की भूमिका निभाई जो थाईलैंड की खाड़ी में एक गुप्त द्वीप कम्यून में पहुंच जाता है। 91। $50 मिलियन के बजट वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 गुना कमाई की, लेकिन समीक्षकों ने इसकी नकारात्मक समीक्षा की और उन्हें सबसे खराब अभिनेता के लिए गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 92। 93। 94। वैरायटी के टॉड मैककार्थी ने सोचा कि डिकैप्रियो ने एक आकर्षक प्रदर्शन किया है, लेकिन उनके चरित्र में परिभाषित गुणों का अभाव है। 95। फिल्म को थाईलैंड में फिल्मांकन स्थान को नुकसान पहुंचाने के लिए आलोचना मिली, जिसके बाद डिकैप्रियो ने क्षेत्र को बहाल करने के लिए काम किया। 1990 के दशक के मध्य में डिकैप्रियो महत्वाकांक्षी निर्देशक आरडी रॉब के पक्ष में ज्यादातर कामचलाऊ ब्लैक एंड व्हाइट लघु फिल्म डॉन्स प्लम में काम करने के लिए सहमत हुए। 23। जब रॉब ने इसे एक पूर्ण लंबाई फिल्म में विस्तारित किया तो डिकैप्रियो और सहकलाकार टोबी मैगुइरे ने अदालत के आदेश से अमेरिका और कनाडा में इसकी रिलीज को रोक दिया था, यह तर्क देते हुए कि उनका इरादा कभी भी फीचर फिल्म बनाने का नहीं था। फिल्म का प्रीमियर 2001 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, लेकिन यह अस्पष्ट रहा। 97। 2002 से 2009 फिल्म निर्माण में उद्यम। इन्हें भी देखें। मार्टिन स्कोर्सेसे और लियोनार्डो डिकैप्रियो और एपियन वे प्रोडक्शंस। मार्टिन स्कोर्सेसी और कैमरन डियाज के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक तस्वीर, बाएं से दाएं, पपराजी से घिरे हुए। डिकैप्रियो 2002 के कांस फिल्म फेस्टिवल में मार्टिन स्कोर्सेज और कैमरून डियाज के साथ गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए। डिकैप्रियो ने स्टार वार्स एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन्स 2002 में अनाकिन स्काईवॉकर की भूमिका को ठुकरा दिया, क्योंकि उस समय वह गोता लगाने के लिए तैयार नहीं थे। 98। उस वर्ष उनकी पहली फिल्म बायोपिक कैच मी इफ यू कैन थी, जो फ्रैंक अबगनेल जूनियर के जीवन पर आधारित थी, जिन्होंने अपने 19वें जन्मदिन से पहले 1960 के दशक में लाखों कमाने के लिए चेक धोखाधड़ी की थी। 99। स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म को 52 दिनों में 147 अलग-अलग स्थानों पर शूट किया गया था, जिससे यह डिकैप्रियो द्वारा अब तक अनुभव की गई सबसे साहसी सुपरचार्ज फिल्म निर्माण बन गई। 100। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और $52 मिलियन के बजट के मुकाबले $355 मिलियन की कमाई की, जो टाइटैनिक के बाद उनकी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज बन गई। 101। 102। रोजर एबर्ट ने अंधेरे और परेशान पात्रों से उनके हटने की प्रशंसा की। 99। और 2018 में दो एंटरटेनमेंट वीकली आलोचकों ने इसे डिकैप्रियो की सर्वश्रेष्ठ भूमिका कहा, उन्हें सुखद रूप से प्रेरक, भ्रामक, चुलबुला और कभी-कभी दुखद और हम हिम्मत करते हैं का लेबल दिया। यदि आप कर सकते हैं तो आपको एक बेहतर भूमिका ढूंढनी होगी। 103। डिकैप्रियो को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए तीसरा गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 104। इसके अलावा 2002 में डिकैप्रियो ने मार्टिन स्कोर्सेसे की गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में अभिनय किया, जो 19वीं सदी के मध्य में न्यूयॉर्क शहर के 5 पॉइंट्स जिले में स्थापित एक ऐतिहासिक नाटक था। स्कोर्सेसे को शुरू में फिल्म को साकार करने के अपने विचार को बेचने में संघर्ष करना पड़ा, जब तक कि डिकैप्रियो को फिल्म में अभिनय करने में दिलचस्पी नहीं हो गई, और इस तरह मिरामैक्स फिल्म्स इस परियोजना के वित्तपोषण में शामिल हो गई। बहरहाल, बजट की अधिकता और निर्माता निर्देशक की असहमति के कारण फिल्म का निर्माण प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 8 महीने की शूटिंग करनी पड़ी। $103 मिलियन के बजट के साथ यह फिल्म स्कॉर्सेज द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। डिकैप्रियो एक आयरिश अमेरिकी सड़क गिरोह के युवा नेता एम्स्टर्डम वैलोन की भूमिका निभाने के लिए आकर्षित हुए, क्योंकि इसने लड़कों जैसी भूमिकाओं से एक परिपक्व अग्रणी व्यक्ति की ओर बदलाव को चिह्नित किया। 105। गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क ने दुनिया भर में $193 मिलियन की कमाई की और इसे सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। 106। 107। द ऑब्जर्वर की एनी थॉम्पसन ने डिकैप्रियो के कम महत्वपूर्ण, मजबूत प्रदर्शन पर ध्यान दिया, लेकिन उन्हें लगा कि सहकलाकार डैनियल डे-लुइस उन पर भारी पड़े। 108। 2004 में डिकैप्रियो ने इटालियन रोड के नाम पर प्रोडक्शन कंपनी एपियन वे प्रोडक्शंस की स्थापना की।
109 पिछले अनुभवों का हवाला देते हुए, जहां बहुत से लोगों की भागीदारी ने अंतिम उत्पाद को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया था, विकास के दौरान अद्वितीय स्रोत सामग्री खोजने और उसके सार को संरक्षित करने में उनकी रुचि थी। 110 डिकैप्रियो ने पहली बार कार्यकारी निर्मित द असैसिनेशन ऑफ रिचर्ड निक्सन का निर्माण किया, जिसमें शॉन पेन ने सैमुअल बायक की भूमिका निभाई। 40 और 2004 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई। 111 द एविएटर 2004 में डिकैप्रियो और स्कॉर्सेसी जुनूनी बाध्यकारी विकार से पीड़ित एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और विमानन अग्रणी हॉवर्ड ह्यूजेस की बायोपिक के लिए फिर से एकजुट हुए, जिसे डिकैप्रियो ने एपियन वे के तहत सहनिर्मित भी किया। उन्होंने शुरुआत में माइकल मान के साथ परियोजना विकसित की, जिसे अंततः स्कॉर्सेसे द्वारा बदल दिया गया। 112 113 एविएटर एक महत्वपूर्ण और वित्तीय सफलता बन गई, जिसने अपने $110 मिलियन के बजट के मुकाबले $213 मिलियन की कमाई की। 114 115 एम्पायर के सिमोन ब्रॉन्ड ने सोचा कि डिकैप्रियो ने एक जटिल भूमिका निभाई है और ह्यूज के व्यामोह और जुनून को दर्शाने वाले दृश्यों पर प्रकाश डाला है। 116 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर ड्रामा और एक अकादमी पुरस्कार, एक बाफ्टा पुरस्कार और एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 117 2006 में डिकैप्रियो ने अपराध फिल्म द डिपार्टेड और राजनीतिक युद्ध थ्रिलर ब्लड डायमंड में अभिनय किया। स्कोर्सेसे की द डिपार्टेड में डिकैप्रियो ने बिली कॉस्टिगन की भूमिका निभाई, जो बोस्टन में आयरिश भीड़ में गुप्त रूप से काम करने वाला एक राज्य सैनिक था, जिसे वह लगातार 24 घंटे के आतंक हमले में रहने वाला बताता है। डिकैप्रियो को विशेष रूप से सहकलाकार जैक निकोलसन के साथ काम करने का अनुभव पसंद आया। उन्होंने उनके साथ एक दृश्य को एक अभिनेता के रूप में अपने जीवन के सबसे यादगार क्षणों में से एक बताया। 118 तैयारी के तौर पर उन्होंने आयरिश मॉब से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करने के लिए बोस्टन का दौरा किया और 15 पाउंड 6.8 किलोग्राम मांसपेशियां हासिल की। 119 समीक्षकों द्वारा प्रशंसित। 120 फिल्म ने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले $291 मिलियन की कमाई की, जो उस समय तक डिकैप्रियो और स्कोर्सेसे का सबसे अधिक कमाई वाला सहयोग बन गया। 121 102 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने डिकैप्रियो और सहकलाकार मैट डेमन के प्रदर्शन की विस्फोटक, भावनात्मक रूप से जटिल के रूप में प्रशंसा की, लेकिन उन्हें लगा कि निकोलसन उन दोनों पर भारी पड़े। 122 द डिपार्टेड में डिकैप्रियो की प्रमुख भूमिका के बावजूद फिल्म के वितरक वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने ब्लड डायमंड में उनकी भूमिका के साथ आंतरिक संघर्ष से बचने के लिए AMPAS में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के नामांकन के लिए उनका प्रदर्शन प्रस्तुत किया। 123 इसके बजाय उनके सहकलाकार मार्क वाहलबर्ग को नामांकित किया गया था। हालांकि डिकैप्रियो ने द डिपार्टेड के लिए अन्य प्रशंसा अर्जित की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैटेलाइट अवार्ड और गोल्डन ग्लोब्स और बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन शामिल थे। 124 गहरे रंग के सूट में लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक तस्वीर। 2007 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में डिकैप्रियो। ब्लड डायमंड में डिकैप्रियो ने रोडेशिया के एक हीरा तस्कर की भूमिका निभाई, जो सिएरा लियोन गृहयुद्ध में शामिल है। फिल्मांकन के दौरान उन्होंने मोजाम्बिक के मापुटो में SOS चिल्ड्रन विलेज के 24 अनाथ बच्चों के साथ काम किया और कहा कि उनके साथ उनकी बातचीत से वह प्रभावित हुए हैं। 125 तैयारी के लिए उन्होंने अफ्रीका में 6 महीने बिताए, दक्षिण अफ्रीकी सेना के लोगों से छलावरण के बारे में सीखा और अपने उच्चारण को बेहतर बनाने के लिए देश में लोगों का साक्षात्कार लिया और उन्हें रिकॉर्ड किया। 126 फिल्म को आम तौर पर अनुकूल समीक्षा मिली। 127 और डिकैप्रियो को उनके दक्षिण अफ्रीकी उच्चारण के लिए जाना जाता था, जिसे आम तौर पर नकल करना मुश्किल माना जाता है। 128 USA टुडे की क्लाउडिया पुइग ने डिकैप्रियो के स्क्रीन पर एक लड़के से एक आदमी बनने के बदलाव पर प्रकाश डाला। 129 और वाशिंगटन पोस्ट की एन हॉर्नरे ने इसी तरह द डिपार्टेड के बाद से एक अभिनेता के रूप में उनके विकास को नोट किया। 130 डिकैप्रियो को ब्लड डायमंड के लिए अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकन मिला। 124 2007 में डिकैप्रियो ने कॉमेडी ड्रामा गार्डनर ऑफ ईडन का निर्माण किया, जिसमें हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक स्केच के अनुसार दर्शकों से जुड़ने के लिए आवश्यक नाटकीय तात्कालिकता या काले हास्य की कमी थी। 131 उस वर्ष बाद में उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण की स्थिति पर एक वृत्तचित्र द 11th आवर का निर्माण, सहलेखन और वर्णन किया,
जिसने 2008 में अर्थवॉच पर्यावरण फिल्म पुरस्कार जीता। 132 डिकैप्रियो के एपियन वे ने प्लैनेट ग्रीन के ग्रीन्सबर्ग का निर्माण किया 2008 से 2010, जो 3 सीजन तक चला। ग्रीन्सबर्ग, कैंसस में स्थापित, यह मई 2007 के EF5 बवंडर की चपेट में आने के बाद शहर को टिकाऊ तरीके से पुनर्निर्माण करने के बारे में है। 133 इसके अलावा 2008 में डिकैप्रियो ने बॉडी ऑफ लाइज में अभिनय किया, जो इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक जासूसी फिल्म थी। उन्होंने मध्य पूर्व में एक आतंकवादी संगठन से लड़ने वाले 3 एजेंटों में से एक की भूमिका निभाई। 134 इस फिल्म को 1970 के दशक की द पैरालैक्स व्यू 1974 और 3 डेज ऑफ द कॉन्डोर 1975 जैसी राजनीतिक विशेषताओं की याद दिलाने पर विचार करते हुए डिकैप्रियो ने अपने बालों को भूरा रंग दिया और भूमिका के लिए भूरे रंग के संपर्क पहने। 134 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 135 और $67.5 मिलियन के बजट के मुकाबले $118 मिलियन की कमाई की। 136 बाद में 2008 में डिकैप्रियो ने केट विंसलेट के साथ उनके तत्कालीन पति सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित नाटक रिवॉल्यूशनरी रोड के लिए सहयोग किया। चूंकि दोनों अभिनेता टाइटैनिक जैसी रोमांटिक फिल्में बनाने के लिए अनिच्छुक थे, यह विंसलेट ही थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि वे दोनों रिचर्ड येट्स के 1961 के इसी नाम के उपन्यास के फिल्म रूपांतरण पर उनके साथ काम करें। उन्होंने पाया कि जस्टिन हेथ की स्क्रिप्ट में 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म से बहुत कम समानता थी। 137 1950 के दशक में एक असफल विवाह में एक जोड़े की भूमिका निभाते हुए डिकैप्रियो और विंसलेट ने तैयारी में कुछ समय एक साथ बिताया और डिकैप्रियो को उनके द्वारा उपयोग किए गए छोटे सेट पर क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस हुआ। 138 उन्होंने अपने चरित्र को अवीर, थोड़ा कायर और सिर्फ अपने परिवेश का उत्पाद बनने को तैयार व्यक्ति के रूप में देखा। 139 पीटर ट्रेवर्स को विंसलेट के साथ डिकैप्रियो की जोड़ी और उनके अभिभूत चरित्र का बहुस्तरीय चित्रण पसंद आया। 140 और GQ के मार्शल सेला ने इसे अपने जीवनकाल का सबसे परिपक्व और यादगार प्रदर्शन कहा। 138 डिकैप्रियो ने फिल्म के लिए अपना 7वां गोल्डन ग्लोब्स नामांकन अर्जित किया। 141 रिवॉल्यूशनरी रोड ने अपने $35 मिलियन के बजट के मुकाबले $75.9 मिलियन की कमाई की। 142 उन्होंने 2000 के दशक का अंत निर्देशक जैम कोलेट्सेरा की मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर फिल्म ऑर्फन 2009 का निर्माण करके किया, जिसमें वेरा फार्मिगा, पीटर सार्सगार्ड और इसाबेल फुरहमान ने अभिनय किया था। हालांकि फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। डिकैप्रियो ने 2010 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म शटर आइलैंड में स्कोरसेसे के साथ सहयोग करना जारी रखा, जो डेनिस लेहन के 2003 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। उन्होंने एडवर्ड टेडी डेनियल की भूमिका निभाई, जो एक अमेरिकी मार्शल है जो एक द्वीप पर स्थित एक मनोरोग सुविधा की जांच कर रहा है, जो अपनी स्वयं की विवेकशीलता पर सवाल उठाता है। 2007 में डिकैप्रियो और स्कोरसेसे की इस परियोजना में रुचि हो गई और डिकैप्रियो ने फीनिक्स पिक्चर्स के साथ एपियन वे के तहत फिल्म का सहनिर्माण किया। 144 फिल्म के परेशान करने वाले दृश्यों के कारण डिकैप्रियो को निर्माण के दौरान सामूहिक हत्या के बुरे सपने आए और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आराम करने को एक प्रकार की चिकित्सा माना। 145 फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था। 146 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने स्कोरसेसे के निर्देशन और अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन इसके ट्विस्ट एंड की आलोचना की। 147 पीटर ट्रेवर्स ने इसे डिकैप्रियो का अब तक का सबसे भयावह और भावनात्मक रूप से जटिल प्रदर्शन कहा और विशेष रूप से सहकलाकार पेट्रिसिया क्लार्कसन के साथ उनके गुफा दृश्य को पसंद किया। 148 यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसने $80 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $294 मिलियन की कमाई की। 149 मंच पर 7 लोगों की एक तस्वीर, दाईं ओर लियोनार्डो डिकारियो को छोड़कर वे सभी खुशी से ताली बजा रहे हैं। 2010 में फिल्म के प्रीमियर पर इंसेप्शन के कलाकारों के साथ डिकैप्रियो दाएं से पहले। 2010 में डिकैप्रियो की दूसरी भूमिका क्रिस्टोफर नोलन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित विज्ञान कल्पना फिल्म इंसेप्शन में थी। 150 स्पष्ट स्वप्न और स्वप्न ऊष्मायन के अनुभव से प्रेरित। 151 फिल्म में डोम कॉब डिकैप्रियो को दिखाया गया है, जो एक एक्सट्रैक्टर है जो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरों के सपनों में प्रवेश करता है जो अन्यथा पहुंच से बाहर है।
कॉब को एक कॉरपोरेट लक्ष्य के दिमाग में एक विचार बोने के बदले में अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाने का मौका देने का वादा किया गया है। 152 डिकैप्रियो एक स्वप्नचोरी के विचार और उसके चरित्र की उसके सपनों की दुनिया में हेरफेर करने और उसके वास्तविक जीवन को प्रभावित करने की क्षमता से रोमांचित थे। 160 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 836 मिलियन डॉलर की कमाई की और डिकैप्रियो की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 154 इस फिल्म में अभिनय करने के लिए डिकैप्रियो ने अपनी 20 मिलियन डॉलर फीस से वेतन कटौती पर सहमति व्यक्त की और पहले डॉलर के सकल अंकों में हिस्सेदारी का विकल्प चुना, जो उन्हें सिनेमा टिकट बिक्री के प्रतिशत का हकदार बनाता था। जोखिम फलदायी साबित हुआ क्योंकि डिकैप्रियो ने फिल्म से 50 मिलियन डॉलर कमाए, जो उनका अब तक का सबसे अधिक भुगतान दिवस बन गया। 155 डिकैप्रियो ने क्लिंट ईस्टवुड की जे. एडगर 2011 में जे. एडगर हूवर की भूमिका निभाई। हूवर के बारे में एक बायोपिक, यह फिल्म FBI निदेशक के रूप में उनके करियर पर केंद्रित है, जिसमें एक कथित गुप्त समलैंगिक के रूप में उनके निजी जीवन की जांच भी शामिल है। 156 आलोचकों को लगा कि फिल्म में समग्र रूप से सुसंगतता का अभाव है, लेकिन उन्होंने डिकैप्रियो के प्रदर्शन की सराहना की। 157 रोजर एबर्ट ने चरित्र में गहराई और सूक्ष्मता लाने की डिकैप्रियो की क्षमता की प्रशंसा की, यह सुझाव देते हुए कि उनके प्रदर्शन ने हूवर के व्यक्तित्व के उन पहलुओं को व्यक्त किया जो संभवतः स्वयं उस व्यक्ति के लिए भी अज्ञात थे। 159 इसके अलावा 2011 में उन्होंने कैथरीन हार्डविक की रोमांटिक हॉरर फिल्म रेड राइडिंग हुड का निर्माण किया। हालांकि इसे टाइम पत्रिका द्वारा 2011 की 10 सबसे खराब फिल्मों में से एक नामित किया गया था। 160 इसका बॉक्स ऑफिस पर औसत रिटर्न था। 161 उसी वर्ष डिकैप्रियो के एपियन वे ने जॉर्ज क्लूनी के राजनीतिक नाटक द आइड्स ऑफ मार्च का निर्माण किया, जो ब्यू विलिमॉन के 2008 के नाटक फर्रागुट नॉर्थ का रूपांतरण था। 162 2012 में डिकैप्रियो ने क्वेंटिन टारंटिनो की स्पेगेटी वेस्टर्न जैंगो अनचेंड में बागान मालिक केल्विन कैंडी के रूप में अभिनय किया। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद डिकैप्रियो को फिल्म में दिखाए गए नस्लवाद की सीमा से असहजता महसूस हुई, लेकिन उनके सहकलाकारों और टारंटिनो ने उन्हें इसे ज्यादा न बढ़ाने के लिए मना लिया। 163 फिल्मांकन के दौरान डिकैप्रियो का हाथ गलती से कांच पर कट गया, लेकिन उन्होंने फिल्मांकन जारी रखा और टारंटिनो ने अंतिम उत्पाद में टेक का उपयोग करने का फैसला किया। 164 फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 165 वायर्ड पत्रिका के एक लेखक ने खलनायक की भूमिका निभाने के लिए उनकी सराहना की और उनके प्रदर्शन को खून जमा देने वाला पाया। 166 इस फिल्म ने डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन दिलाया। 167 जैंगो अनचेंड ने 100 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में 425 मिलियन डॉलर की कमाई की। 168 जनवरी 2013 में डिकैप्रियो ने कहा कि वह पर्यावरण के लिए अच्छा काम करने के लिए दुनिया भर में घूमने के लिए अभिनय से एक लंबा ब्रेक लेंगे। 169 उस वर्ष एक अभिनेता और एक निर्माता के रूप में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुईं। उनकी पहली भूमिका बाज लुहरमन की द ग्रेट गैट्सबी में करोड़पति जे गैट्सबी की भूमिका थी, जो एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड के 1925 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था, जिसमें कैरी मुलिगन और टोबी मैगुइरे सहकलाकार थे। 170 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन डिकैप्रियो के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और उन्हें मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का AACTA पुरस्कार मिला। 172 न्यूज़रे के आलोचक रेफर गुजमैन ने लिखा कि डिकैप्रियो न केवल कठिन बल्कि कमजोर, मर्मस्पर्शी, मजाकिया, नकली इंसान भी थे। यह एक जबरदस्त, कड़ी मेहनत से जीता गया प्रदर्शन है। 173 रोजर एबर्ट की वेबसाइट के मैट जोलर सेज ने उनके प्रदर्शन को फिल्म का सबसे बड़ा और सरल विशेष प्रभाव और प्रतिष्ठित, शायद उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ, बताया। 174 फिल्म ने दुनिया भर में 353 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो उसके बजट से 3 गुना अधिक थी। 175 2013 में एपियन वे के तहत डिकैप्रियो द्वारा 3 फिल्मों का निर्माण किया गया था। क्राइम थ्रिलर रनर, जिसे द गार्जियन के जॉन ब्रूक्स ने एक आलसी, बेकार फिल्म जो मुश्किल से ही चल पाती है के रूप में वर्णित किया। 176 व्यावसायिक रूप से असफल थ्रिलर आउट ऑफ द फर्नेस और ब्लैक कॉमेडी ड्रामा द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। 177
डिकैप्रियो द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में 5वीं बार स्कोर्सेसे के साथ फिर से जुड़े। यह फिल्म स्टॉकब्रोकर जॉर्डन बेलफोर्ट डिकैप्रियो द्वारा अभिनीत के जीवन पर आधारित है, जिसे 1990 के दशक के अंत में प्रतिभूति धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था। 180 डिकैप्रियो तब से बेलफोर्ट का किरदार निभाना चाहते थे जब उन्होंने अपनी आत्मकथा पढ़ी थी और 2007 में बेलफोर्ट के संस्मरण के अधिकारों के लिए ब्रैड पिट और पैरामाउंट पिक्चर्स के खिलाफ वार्नर ब्रदर्स के साथ एक बोली युद्ध जीता था। 182 वह थे। पुस्तक में अपने वास्तविक अनुभवों के बेलफोर्ट के ईमानदार और अप्राप्य चित्रण के शौकीन और फिल्म बनाने के लिए 2007 से 2008 के वित्तीय संकट से प्रेरित थे। 110 वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट को स्कोर्सेसे और डिकैप्रियो के एक साथ काम के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 183 हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैककार्थी ने लापरवाह प्रदर्शन के साथ अपने चरित्र की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए डिकैप्रियो की सराहना की। 184 फिल्म कमेंट के जोनाथन रोमनी ने लिखा कि डिकैप्रियो ने रबरलिम्ड स्लैपस्टिक हास्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बहुत अधिक हास्य प्रतिभा प्रदर्शित की है। 185 इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन, साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए अकादमी पुरस्कार दिलाए। 187 2014 वर्तमान पर्यावरण वृत्तचित्र और पुरस्कार सफलता। डिकैप्रियो विरुंगा के कार्यकारी निर्माता थे, जो 2014 की ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसमें दुनिया के आखिरी पर्वतीय गोरिल्लाओं को युद्ध और अवैध शिकार से बचाने के लिए लड़ने वाले 4 लोगों के बारे में बताया गया था। 188 फिल्म का प्रीमियर अप्रैल 2014 में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 189 और डिकैप्रियो को उत्कृष्ट वृत्तचित्र या नॉन फिक्शन स्पेशल के लिए 2015 प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 190 का उस्पिरेसी द सस्टेनेबिलिटी सीक्रेट उस वर्ष की एक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसके लिए वह एक कार्यकारी निर्माता थे। उन्होंने सितंबर में विशेष रूप से नेटफ्लिक्स पर जारी नए कट में भाग लिया। 191 यह पर्यावरण पर पशु कृषि के प्रभाव का पता लगाता है। 192 लियोनार्डो डिकैप्रियो की दाईं ओर देखते हुए एक तस्वीर। 2016 में द रेवेनेंट के फ्रेंच प्रीमियर में डिकैप्रियो। 2015 में डिकैप्रियो ने एलेजांद्रो जी इनारितु के सर्वाइवल ड्रामा द रेवेनेंट में फर ट्रैपर ह्यू ग्लास का निर्माण और भूमिका निभाई। डिकैप्रियो को फिल्म में अपनी भूमिका कठिन लगी, उसे बाइसन के जिगर का कच्चा टुकड़ा खाना पड़ा और जानवरों के शवों में सोना पड़ा। 194 उन्होंने बंदूक चलाना, आग जलाना, 2 मूल अमेरिकी भाषाएं पावनी और अरिकारा बोलना और प्राचीन उपचार तकनीकों को लागू करना भी सीखा। 135 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 533 मिलियन डॉलर की कमाई की। 195 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें डिकैप्रियो के अभिनय की विशेष प्रशंसा हुई। 196 द गार्जियन के मार्क केरमोड ने लिखा कि डिकैप्रियो एक ऐसे प्रदर्शन से चमके जो भाषण पर भौतिकता को प्राथमिकता देता है। 197 और एम्पायर के निक डी सेमलिन ने कहा कि उन्होंने फिल्म का उत्थान किया। 198 इस फिल्म ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए, जिनमें अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा, क्रिटिक्स चॉइस, गोल्डन ग्लोब और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एसएजी पुरस्कार शामिल हैं। 199 201 अगले 3 वर्षों तक डिकैप्रियो ने वृत्तचित्र सुनाए और फिल्मों के निर्माता के रूप में काम किया। 2016 में वह द आइवरी गेम और कैचिंग द सन के कार्यकारी निर्माता थे। 178 उन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में डॉक्यूमेंट्री बिफोर द फ्लड का निर्माण, मेजबानी और वर्णन भी किया। 202 उन्होंने क्राइम ड्रामा लाइव बाय नाइट 2016 का निर्माण किया, जिसे उत्साहहीन समीक्षा मिली और यह अपने $65 मिलियन के उत्पादन बजट की भरपाई करने में विफल रही। 178 203 उनका अगला प्रोडक्शन उद्यम 2018 में था, मनोवैज्ञानिक हॉरर डेलीरियम और व्यावसायिक रूप से असफल एक्शन एडवेंचर रॉबिन हुड। 205 2019 ग्लोबल वार्मिंग डॉक्यूमेंट्री आइस ऑन फायर का निर्माण और वर्णन करने के बाद। 206 डिकैप्रियो ने क्वेंटिन टारंटिनो के कॉमेडी ड्रामा वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में 4 साल के ब्रेक के बाद अभिनय में वापसी की, जो रिक डाल्टन, डिकैप्रियो के बीच संबंधों का पता लगाता है। एक उम्रदराज टेलीविजन अभिनेता और उसका स्टंटमैन, क्लिफ बूथ, ब्रैड पिट। 207
फिल्म के वित्तपोषण में मदद करने के लिए डिकैप्रियो और पिट वेतन में कटौती करने पर सहमत हुए और उनमें से प्रत्येक को $10 मिलियन मिले। 208 डिकैप्रियो को पिट के साथ काम करना पसंद आया और टारंटिनो ने इस जोड़ी को रॉबर्ट रेडफोर्ड और पॉल न्यूमैन के बाद सबसे रोमांचक बताया। 209 210 डिकैप्रियो हॉलीवुड को दी गई फिल्म की श्रद्धांजलि और अपने तथा पिट के किरदारों के बीच की दोस्ती पर ध्यान केंद्रित करने से रोमांचित थे। उन्होंने उद्योग में अपने अभिनेता मित्रों के संघर्षों और अस्वीकृतियों को देखने के वास्तविक जीवन के अनुभव से प्रेरणा ली। 210 फिल्म का प्रीमियर 2019 कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां आलोचकों ने उनके और पिट के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 211 बिजनेस इनसाइडर के एक लेखक ने इसे डिकैप्रियो के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक कहा। 212 और डिजिटल स्पाई के इयान सैंडवेल को विशेष रूप से जोड़ी की केमिस्ट्री पसंद आई। उनका मानना था कि उनके साथ के दृश्य फिल्म के सबसे मजबूत हिस्सों में से कुछ हैं। 213 डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 214 फिल्म ने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले $374 मिलियन की कमाई की। 215 2020 में डिकैप्रियो ने द राइट स्टफ के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो 1973 की इसी नाम की किताब का एक टेलीविजन श्रृंखला रूपांतरण था। नेशनल ज्योग्राफिक में विकास के बाद इसे डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया। 216 उस मई में डिकैप्रियो लघु श्रृंखला द लास्ट डांस के समापन समारोह में संक्षिप्त रूप से शामिल हुए। 217 2021 में डिकैप्रियो एडम मैके की व्यंग्यात्मक कॉमेडी डोंट लुक अप में दिखाई दिए। भूमिका के लिए सहमत होने से पहले उन्होंने मैके के साथ फिल्म की पटकथा बदलने में 5 महीने बिताए। 218 विलुप्त होने के स्तर के धूमकेतु के बारे में मानवता को चेतावनी देने का प्रयास करने वाले 2 खगोलविदों के रूप में जेनिफर लॉरेंस के साथ अभिनीत डिकैप्रियो ने इस फिल्म को जलवायु संकट के प्रति दुनिया की उदासीनता के एक उदाहरण के रूप में देखा। पर्यावरणवाद के लगातार समर्थक के रूप में डिकैप्रियो ने कहा कि वह अक्सर इससे संबंधित मुद्दों से निपटने वाली फिल्मों में अभिनय करना और फिल्में बनाना चाहते हैं। लोगों की सुनने में असमर्थता के कारण उन्हें यह मुश्किल लगता था। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक गंभीर मुद्दे पर मनुष्य कैसे प्रतिक्रिया देंगे, इस परियोजना की कल्पना करने के लिए मैके की प्रशंसा की। 219 जबकि फिल्म की समीक्षाएं मिश्रित थीं, अधिकांश आलोचकों ने डिकैप्रियो और लॉरेंस के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 220 डिजिटल स्पाई और एनडीटीवी के पत्रकारों ने उनकी जोड़ी की सराहना की। 221 222 डिकैप्रियो ने फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। 223 224 इसने नेटफ्लिक्स के इतिहास में एक सप्ताह में सबसे अधिक बार देखे जाने 152 मिलियन घंटे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 225 डिकैप्रियो ने अगली बार स्कोर्सेसे के क्राइम ड्रामा किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 2023 में अभिनय किया, जो डेविड ग्रैन की इसी नाम की किताब पर आधारित थी। 226 जिसके लिए उन्हें $30 मिलियन का भुगतान किया गया था। 227 शुरुआत में एफबीआई एजेंट थॉमस ब्रूस व्हाइट सीनियर की वीरतापूर्ण भूमिका के लिए हस्ताक्षर किए गए। डिकैप्रियो ने हत्यारे विलियम किंग हेल के भतीजे अर्नेस्ट बर्कहार्ट की नैतिक रूप से जटिल भूमिका निभाने पर जोर दिया, जिसके कारण व्यापक पटकथा का पुनर्लेखन हुआ। 228 229 इसे डिकैप्रियो के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन घोषित करते हुए इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने लिखा कि बेवकूफ अर्नेस्ट बर्कहार्ट के रूप में उनका सूक्ष्म और समझौताहीन मोड़ अभिनेता की लंबे समय से चली आ रही घमंड की कमी से नए चमत्कार पैदा करता है। 230 उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए एक और गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 231 डिकैप्रियो पॉल थॉमस एंडरसन की अभी तक बिना शीर्षक वाली फिल्म में सीन पेन और रेजिना हॉल के सहकलाकार होंगे। 232 स्वागत एवं अभिनय शैली। अपने करियर की शुरुआत में डिकैप्रियो ने 1990 के दशक में द पुसी पोज नामक पुरुष मशहूर हस्तियों के एक समूह के साथ अपने लापरवाह व्यवहार और तीव्र पार्टी करने के लिए ख्याति प्राप्त की। 233 1998 में न्यूयॉर्क मैगजीन द्वारा प्रकाशित एक कुख्यात लेख में पत्रकार नैन्सी जो सेल्स ने समूह की ऐसे लोगों के रूप में आलोचना की जिनका लक्ष्य लड़कियों का पीछा करना, झगड़े करना और वेट्रेस को टिप देना नहीं था। 234 एक अज्ञात गतिविधि के दौरान जब उनका पैराशूट नहीं खुल पाया तो डिकैप्रियो ने खुद को और अपने दोस्त जस्टिन हेरविक को लगभग मार डाला, जिसके बाद उनके प्रशिक्षक ने एक आपातकालीन कोड जारी किया।
इसके जवाब में डिकैप्रियो ने कहा कि उन्हें ऐसी चीजें करने का शौक है जो उन्हें डराती हैं। जॉन मैककेन, जो एरिजोना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर थे, ने उन्हें एक उभयलिंगी मूर्ख कहा। 233 डिकैप्रियो ने अपने बारे में लोगों की धारणा को अतिरंजित पाया। उन्होंने कहा, वे आपको भी दुखी देखना चाहते हैं, बिल्कुल उनकी तरह। वे नायक नहीं चाहते, वे जो चाहते हैं वह आपको गिरते हुए देखना है। 10 स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने उन्हें कैच मी इफ यू कैन में निर्देशित किया था, ने पार्टी बॉय के रूप में डिकैप्रियो की प्रतिष्ठा का बचाव किया, यह मानते हुए कि यह युवा लोगों के लिए एक सामान्य व्यवहार है, और फिल्म के निर्माण के दौरान उन्हें एक परिवारोन्मुख व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। 235 डिकैप्रियो को अपनी सार्वजनिक प्रतिष्ठा के प्रति सचेत मानते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के कैरिन जेम्स ने उन्हें उन कुछ अभिनेताओं में से एक के रूप में श्रेय दिया जिन्होंने अपने स्टारडम का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए किया। 50 द गार्जियन के कैरोल कैडवाल्डर ने कहा कि डिकैप्रियो विनम्र, आकर्षक, मजाक करते हैं, आंखों से आंखें मिलाते हैं और अपने वास्तविक व्यक्तित्व के बारे में लगभग कोई संकेत नहीं देते हैं। 236 डिकैप्रियो को अपनी पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माना जाता है। एम्पायर द्वारा 2022 के पाठकों के सर्वेक्षण में उन्हें सर्वकालिक 50 महानतम अभिनेताओं में से एक चुना गया था। पत्रिका ने अपने पात्रों की खाल में उतरने के लिए पृथ्वी के अंत तक, अक्सर शाब्दिक रूप से जाने की उनकी इच्छा की प्रशंसा की। 241 द सिएटल टाइम्स के कॉलिन कवर्ट का भी इसी तरह मानना था कि डिकैप्रियो ने चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने की अपनी इच्छा के माध्यम से फिल्म स्टारडम को फिर से परिभाषित किया, जिसे उनके कुछ समकालीन लोग निभाने में सक्षम हैं। 242 टाइटैनिक 1997 के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम के बाद से उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके प्रचार और विपणन अभियानों के कारण बड़े बजट की स्टूडियो फिल्मों में अभिनय करने में घबराहट महसूस होती है। एक अभिनेता के रूप में वह फिल्म को एक पेंटिंग या मूर्तिकला की तरह प्रासंगिक कला के रूप में देखते हैं। अब से 100 साल बाद भी लोग उस फिल्म को देख रहे होंगे। 2 वह अक्सर वास्तविक जीवन के लोगों और विशिष्ट अवधियों में बताई गई कहानियों पर आधारित भूमिकाएं निभाते हैं। 243 कैरिन जेम्स के अनुसार डिकैप्रियो अपरंपरागत परियोजनाओं पर स्थापित निर्देशकों के साथ काम करने से नहीं डरते हैं। इस तरह के जोखिम उठाने से उन्हें द बीच 2050 जैसी असफल फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला, लेकिन मार्टिन स्कोर्सेसे के साथ उनका सफल सहयोग भी हुआ। 245 डिकैप्रियो ने स्कोर्सेसे के साथ अपने रिश्ते को सपने जैसा बताया है और फिल्म के बारे में उनके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए निर्देशक को इसका इतिहास और महत्व सिखाने का श्रेय दिया है। 236 स्कॉर्सेसी ने स्क्रीन पर भावनाओं को बार बार प्रदर्शित करने की डिकैप्रियो की क्षमता पर टिप्पणी की है। 246 द एवी क्लब के जेसी हासिंगर दोनों के सहयोग को, जिसके कारण उन्हें 2013 का नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू स्पॉटलाइट अवार्ड प्राप्त हुआ। 247 मानते हैं इन दोनों के लिए करियर परिभाषित क्षण और रॉबर्ट के साथ स्कोर्सेसे के प्रशंसित सहयोग जितना ही महत्वपूर्ण है। डी नीरो 248 लेखक माइकल के एमंड ने लिखा है कि डिकैप्रियो ने अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करके अपनी स्टार प्रतिष्ठा बनाई और अभिनेता को छुपाते हुए एक चरित्र को प्रकट करने और अपनी भूमिकाओं में गायब होने के लिए उनकी प्रशंसा की। 249 टोटल एक्लिप्स 1995 में डिकैप्रियो का निर्देशन करने वाली अग्निस्का हॉलैंड के अनुसार डिकैप्रियो सबसे परिपक्व अभिनेताओं में से एक हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है और अपनी भूमिकाओं के चयन में वह साहसी हैं। 250 हॉलैंड ने टिप्पणी की कि वह अभिनय की पद्धति पर भरोसा नहीं करते बल्कि एक तरकीब पर भरोसा करते हैं जो उन्हें वास्तव में चरित्र बनने की अनुमति देती है। 250 मेरिल स्ट्रीप, जिन्होंने मार्विन्स रूम में डिकैप्रियो के साथ सहअभिनय किया था, ने कहा कि उनमें ऐसी अप्रत्याशितता है जिसके कारण उनके करियर को वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है, उनका जीवन अनिश्चित हो जाता है और उनका काम रोमांचकारी हो जाता है। 60 द ऑब्जर्वर के लिए लिखते हुए फिल्म समीक्षक फिलिप फ्रेंच ने दावा किया है कि डिकैप्रियो द्वारा चित्रित कई पात्र पुरुष बनने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने लिखा कि अव्यवस्थित परिवारों और पिता तुल्य चरित्रों की तलाश करने वाली फिल्मों के प्रति डिकैप्रियो का झुकाव उनके अपने संकटपूर्ण बचपन की ओर संकेत कर सकता है। 236 डिकैप्रियो अक्सर ऐसे किरदार निभाते हैं जो स्वयं भूमिकाएं निभा रहे होते हैं,
जिसके बारे में कैरीन जेम्स का कहना है कि यह स्क्रीन पर सरल दिखता है, लेकिन इसके लिए परिष्कृत अभिनय की आवश्यकता होती है। 50 वह ऐसे नायकों और पात्रों की भूमिका निभाते हैं जो कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिरता खो देते हैं। 251 252 द अटलांटिक के डेरेक थॉम्पसन ने तर्क दिया कि डिकैप्रियो धोखाधड़ी और धोखेबाज और दोहरे धोखेबाज और भाड़े के लोगों की भूमिका निभाते समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। 251 कई मीडिया प्रकाशनों जैसे पीपल 253, एम्पायर 254 और हार्पर बाजार 255 ने डिकैप्रियो को सबसे आकर्षक अभिनेताओं की अपनी सूची में शामिल किया है। 1998 में उन्होंने अपनी पूरी तरह से नग्न तस्वीर प्रकाशित करने की योजना को लेकर प्लेगल पत्रिका पर मुकदमा दायर किया। 256 उन्होंने कहा है कि वह दिखावे पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यह केवल अस्थायी है और उद्योग में किसी के पेशे को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, और इसके बजाय कैरियर की लंबी उम्र की तलाश करते हैं। 257 2005 में डिकैप्रियो को कला में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री द्वारा ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस का कमांडर बनाया गया था। 258 2016 में उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। 259 2008 में और 2010 से 2016 तक फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की वार्षिक सूची में उन्हें $45 मिलियन, $28 मिलियन, $77 मिलियन, $37 मिलियन, $39 मिलियन, $39 मिलियन, $29 मिलियन और की संबंधित कमाई के साथ शामिल किया गया था। $27 मिलियन 2011 में सूची में सबसे ऊपर। पत्रिका ने डिकैप्रियो की जोखिम भरी आर-रेटेड फिल्मों में अभिनय करने की क्षमता की सराहना की है, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल होती हैं। 260 हॉलीवुड रिपोर्टर ने उन्हें 2016 से 2019 तक मनोरंजन के क्षेत्र में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। 261 उसी पत्रिका के एक लेखक ने डिकैप्रियो को एक सफल करियर बनाने वाले दुर्लभ अभिनेता के रूप में श्रेय दिया, बिना कभी कॉमिक बनाए बुक मूवी, पारिवारिक फिल्म या प्री ब्रांडेड फ्रेंचाइजी है। 262 स्टेसी विल्सन हंट ने 2016 में न्यूयॉर्क मैगजीन में अपने करियर का विश्लेषण करते हुए कहा कि डिकैप्रियो ने अपने अधिकांश समकालीनों के विपरीत पिछले 10 वर्षों में एक भी बुरी फिल्म में अभिनय नहीं किया था। 250 अपनी सफलता के बारे में डिकैप्रियो कहते हैं, मेरा रवैया वैसा ही है जैसा मैंने शुरू किया था। मैं उस 15 वर्षीय बच्चे से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता हूं जिसे अपनी पहली फिल्म मिली थी। 210 डिकैप्रियो ने रॉबर्ट डी नीरो और जेम्स डीन को अपने दो पसंदीदा और सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में नामित किया है। ऐसे कई महान अभिनेता थे जिनसे मुझे वास्तव में प्यार हो गया था, लेकिन अगर मुझे अलग अलग पीढ़ियों से दो को चुनना हो तो यह होगा डी नीरो और जेम्स डीन। 207 जब डिकैप्रियो से उस प्रदर्शन के बारे में पूछा गया जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया, तो डिकैप्रियो ने जवाब दिया, मुझे याद है कि ईडन के पूर्व में जिमी डीन ने मुझे अविश्वसनीय रूप से प्रभावित किया था। उस प्रदर्शन में कुछ बहुत ही कच्चा और शक्तिशाली था। उनकी भेद्यता, अपने पूरे इतिहास, अपनी पहचान, प्यार पाने की उसकी हताशा के बारे में उसका भ्रम, उस प्रदर्शन ने मेरा दिल तोड़ दिया। 263 अन्य उद्यम, जलवायु परिवर्तन आंदोलन में एक सक्रिय सेलिब्रिटी। 265 डिकैप्रियो का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की नंबर 1 पर्यावरणीय चुनौती है। 266 कम उम्र से ही पारिस्थितिकी के बारे में जानने के लिए उत्सुक, वह वर्षावनों की कमी और प्रजातियों और आवासों के नुकसान पर वृत्तचित्र देखते थे। 267 1998 में उन्होंने लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन की स्थापना की, जो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक गैरलाभकारी संगठन है। 268 यह पृथ्वी ग्रह के लिए एक व्यवहार्य भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध संगठनों और अभियानों का समर्थन करता है और लघु वेब वृत्तचित्र वाटर प्लैनेट और ग्लोबल वार्मिंग का निर्माण करता है। 269 फाउंडेशन ने रिन फॉर नेचर स्वैप को भी वित्त पोषित किया है। 270 2018 तक फाउंडेशन ने 200 से अधिक परियोजनाओं को वित्त पोषित किया था, $100 मिलियन का समर्थन प्रदान किया था। 271 वह कई पर्यावरण संगठनों के सक्रिय समर्थक रहे हैं और विश्व वन्यजीव कोष और पशु कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के बोर्ड में रहे हैं। 269 272 डिकैप्रियो के पास पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन है। 273
उनके निजी जेट और बड़ी नौकाओं के उपयोग की उनके बड़े कार्बन फुटप्रिंट के कारण पाखंड के रूप में आलोचना की गई है। 275 डिकैप्रियो ने 2000 में राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस समारोह की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने बिल क्लिंटन का साक्षात्कार लिया और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण से निपटने की योजनाओं पर चर्चा की। 276 उन्होंने 2007 में लाइव अर्थ के अमेरिकी चरण में प्रस्तुति दी। 277 डिकैप्रियो ने रूस के टाइगर शिखर सम्मेलन में वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी को $1 मिलियन का दान दिया। 2 विमानों की देरी के बाद कार्यक्रम में पहुंचने में डिकैप्रियो की दृढ़ता के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें मुझिक या असली आदमी के रूप में वर्णित किया। 278 279 2013 में उन्होंने एक लाभकारी ललित कला नीलामी 11वां घंटा का आयोजन किया, जिससे उनके फाउंडेशन के लिए लगभग $38.8 मिलियन जुटाए गए। 280 सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के साथ डिकैप्रियो को संयुक्त राष्ट्र शांति दूत के रूप में नामित किया। 281 उस महीने के अंत में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के सदस्यों के लिए एक प्रारंभिक वक्तव्य दिया। उनका भाषण दुनिया भर में अनुमानित 1 अरब लोगों तक पहुंचा। 284 2015 में उन्होंने जीवाश्म ईंधन से विनिवेश करने के अपने इरादे की घोषणा की। 285 उन्होंने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अप्रैल 2016 में फिर से संयुक्त राष्ट्र में बात की। 286 जॉन केरी बाएं और लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक तस्वीर, दोनों ने सूट पहना हुआ है और कैमरे से दूर दिख रहे हैं। 2016 में हमारे महासागर सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और डिकैप्रियो पोप फ्रांसिस के साथ 2016 की बैठक में डिकैप्रियो ने दान दिया और उनके साथ पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। कुछ दिनों बाद, संभवतः इस बैठक से प्रभावित होकर, पोप ने कहा कि वह एक चैरिटी फिल्म में अभिनय करेंगे। डिकैप्रियो ने 2016 की शुरुआत में इंडोनेशिया की यात्रा की, जहां उन्होंने सरकार के पाम तेल उद्योग के जंगल साफ करने और जलाने के तरीकों की आलोचना की। 288 जुलाई 2016 में उनके फाउंडेशन ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ साथ वन्यजीवों और मूल अमेरिकियों के अधिकारों की रक्षा में मदद के लिए $15.6 मिलियन का दान दिया। 289 उस अक्टूबर में डिकैप्रियो डकोटा एक्सेस पाइपलाइन के स्टैंडिंग रॉक जनजाति के विरोध के समर्थन में मार्क रफालो के साथ शामिल हो गए। 290 अप्रैल 2017 में डिकैप्रियो ने पीपुल्स क्लाइमेट मार्च में भाग लेकर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निष्क्रियता का विरोध किया। 291 जुलाई में डिकैप्रियो के फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक चैरिटी नीलामी और सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट ने एक रात में $30 मिलियन से अधिक जुटाए थे। 292 डिकैप्रियो फाउंडेशन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दिसंबर 2018 में $100 मिलियन का दान दिया। 293 मई 2021 में डिकैप्रियो ने गैलापागोस द्वीप समूह में संरक्षण कार्यों को लागू करने के लिए $43 मिलियन। डिकैप्रियो ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया। 295 मार्च 2020 में डिकैप्रियो ने पैरामाउंट पिक्चर्स के कार्यकारी शेरी लांसिंग के घर पर जो बिडेन के लिए एक फंडरेजर में भाग लिया। 296 2020 के चुनाव से पहले डिकैप्रियो ने मतदान के अधिकार के बारे में एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला सुनाई, जिसमें कहा गया था, हम सभी को समान बनाया गया होगा, लेकिन हम वास्तव में कभी भी समान नहीं होंगे जब तक कि हम सभी मतदान नहीं करते, इसलिए इंतजार न करें। 297 सोशल मीडिया पर डिकैप्रियो ने वोटराइडर्स को सूचना और सहायता के स्रोत के रूप में उद्धृत करते हुए मतदाताओं से अपने मतपत्र डालने की योजना बनाने का आग्रह किया। 298 और मतदाता दमन 299 और प्रतिबंधात्मक मतदाता पहचान कानूनों की ओर ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया। 300 2023 में डिकैप्रियो ने प्रकाजरेल मिशेल के खिलाफ मुकदमे के दौरान गवाही दी, जिस पर एक विदेशी प्रभाव अभियान में भाग लेने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ओबामा और ट्रंप प्रशासन था। 301 लोकोपकार 1998 में डिकैप्रियो और उनकी मां ने लॉस फेलिज की एक लाइब्रेरी में लियोनार्डो डिकैप्रियो कंप्यूटर सेंटर के लिए $35,000 का दान दिया।
302 मई 2009 में डिकैप्रियो केट विंसलेट, निर्देशक जेम्स कैमरून और कनाडाई गायक सेलिन डायोन के साथ उस नर्सिंग होम की फीस के लिए आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए धन जुटाने के अभियान में शामिल हो गए, जहां आरएमएस टाइटैनिक के जीवित बचे मिल्विना डीन रह रहे थे। डिकैप्रियो और विंसलेट ने डीन को समर्थन देने के लिए $20,000 का दान दिया। 303 2010 में उन्होंने हैती में भूकंप के बाद राहत प्रयासों के लिए $1 मिलियन का दान दिया। 304 2011 में डिकैप्रियो टोनी नाम के बाघ को रिहा करने के लिए एनिमल लीगल डिफेंस फंड के अभियान में शामिल हुए, जिसने पिछले दशक में लुइसियाना के ग्रोस टेटे में एक ट्रक स्टॉप पर बिताया था। 305 डिकैप्रियो ने 2013 में समलैंगिक अधिकार समूह ग्लाड को $61,000 का दान दिया। 306 2016 में डिकैप्रियो ने चिल्ड्रेन ऑफ आर्मेनिया फंड के लिए वार्षिक धन उगाहने वाले समारोह में $65,000 का दान दिया, जहां वह अपने दोस्त और मानद अध्यक्ष टोनी शफराजी के विशेष अतिथि थे। 307 तूफान हार्वे 2017 राहत प्रयासों का समर्थन करते हुए डिकैप्रियो ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से $1 मिलियन प्रदान किए। 308 2020 में डिकैप्रियो के फाउंडेशन ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से राहत प्रयासों के लिए $3 मिलियन का दान दिया। 309 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच मीडिया ने घोषणा की कि डिकैप्रियो ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन का दान दिया। 311 हालांकि समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सुझाव दिया कि यह राशि गलत थी। 310 व्यक्तिगत जीवन सूट पहने लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक तस्वीर जिसमें वह अपनी बाईं ओर देख रहे हैं। 2008 में डिकैप्रियो अज्ञेयवादी हैं, लेकिन अपनी पहचान नास्तिक के रूप में नहीं रखते। 312 उनका निजी जीवन व्यापक मीडिया के ध्यान का विषय है। 313 वह शायद ही कभी साक्षात्कार देते हैं और अपने निजी जीवन पर चर्चा करने में अनिच्छुक हैं। 250 314 डिकैप्रियो 25 या उससे कम उम्र की महिलाओं के साथ अपनी भागीदारी का विवरण देने वाली विभिन्न रिपोर्टों का केंद्र बिंदु रहे हैं और उन संबंधों के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है। EF 321 1999 में डिकैप्रियो की मुलाकात ब्राजीलियाई मॉडल गिसेले बुंडचेन से हुई, जिनके साथ उन्होंने 2005 तक डेट किया। 322 वह 2005 से 2011 तक इजरायली मॉडल बार रेफेली के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े रहे। बाद में उन्होंने जर्मन फैशन मॉडल टोनी गैरन को डेट किया 2013 से 2014 तक और बाद में 2017 में। 323 डिकैप्रियो से अमेरिकी मॉडल और अभिनेत्री कैमिला मोरोन के साथ रिश्ते में थे 2017 से 2022 तक। 324 325 डिकैप्रियो के पास लॉस एंजल्स में घर और न्यूयॉर्क शहर में अपार्टमेंट है। 326 2009 में उन्होंने मुख्य भूमि बेलीज से दूर एक द्वीप ब्लैकडोर की खरीदा, जिस पर वह एक पर्यावरणानुकूल रिजॉर्ट खोलने के लिए तैयार हैं। 327 328 और 2014 में उन्होंने द्वारा डिजाइन किया गया मूल दीना शोर निवास खरीदा, पाम स्प्रिंग्स, कैलिफोर्निया में वास्तुकार डोनाल्ड वेक्सलर। 329 2005 में डिकैप्रियो का चेहरा तब गंभीर रूप से घायल हो गया जब मॉडल एरिथा विल्सन ने एक हॉलीवुड पार्टी में उनके सिर पर टूटी बोतल से हमला कर दिया। परिणामस्वरूप उनके चेहरे और गर्दन पर 17 टांके लगाने पड़े। 330 विल्सन ने हमले के लिए दोषी ठहराया और 2010 में 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। 331 2017 में जब द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के निर्माता रेड ग्रेनाइट पिक्चर्स एक मलेशिया डेवलपमेंट बेरहाद घोटाले में शामिल थे, तो डिकैप्रियो ने भगोड़े व्यवसायी झोलो सहित प्रोडक्शन कंपनी के व्यावसायिक सहयोगियों से मिले उपहारों को अमेरिकी सरकार को सौंप दिया। 332 333 इनमें मार्लन ब्रैंडो द्वारा जीती गई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ऑस्कर ट्रॉफी, $3.2 मिलियन की पाब्लो पिकासो की पेंटिंग और $9 मिलियन की जीन मिशेल बास्कियाट कोलाज शामिल है। 8 अक्टूबर 2006 को इसकी एक तरह से रिलीजिंग डेट थी। साथ ही साथ आप इसे अब प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, इंडिया के अंदर ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। साथ ही साथ 143 मिनट टोटल इसकी लेंथ थी। साथ ही साथ 100 मिलियन के बजट में से बनाया गया था और उसका एक तरह से जो नेट कलेक्शन आया था 171 मिलियन का आया था, जो कि ठीक ठाक है। मूवी के बजट से डबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कलेक्शन बढ़िया रहा, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।